गुड इवनिंग एवरीवन। कैसा रहा पेपर? ठीक था? ठीक है, चलो नाउ लेट्स कम टू द टुडेज टॉपिक, जो हमारा कौन सा है? राइट्स गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द राइट्स, ठीक है, जो लिखे हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, फर्स्ट टेल मी व्हाट इज राइट्स। सुना होगा राइट्स, अधिकार के बारे में। ठीक है, एवरी वन ऑफ अस ऑलवेज टॉक अबाउट राइट्स, नॉट अबाउट द ड्यूटीज। तो राइट्स होते क्या है? क्योंकि इसको हम डेली यूज करते हैं विद इन द फैमिली, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट, कि हमारे क्या है? राइट्स हैं। बट व्हाट इज राइट्स? एनीवन? मतलब पता ही नहीं जो हम डिमांड कर रहे हैं उसके बारे में। क्या हो सकता है राइट्स का मीनिंग? सोचो। व्हाट इज आइडिया राइट्स का? कोई तो बताओ। ठीक है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन राइट्स? चलो ठीक है, आई डू नॉट वांट एनी डेफिनेशन। ठीक है, तुम क्या सोचते हो राइट्स क्या है? ग्रेट। ठीक है, रिमेंबर व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द राइट्स, राइट्स आर ऑल अबाउट द एंटाइटलमेंट्स। क्या होंगे ये? एंटाइटलमेंट्स मीन्स व्हाट? ठीक है, व्हाट वी डिजर्व एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, एक बेसिक लाइफ जीने के लिए वॉट एवर एंटाइटलमेंट्स वी आर हैविंग, दे आर कॉल्ड राइट्स। ठीक है, नाउ रिमेंबर, जो भी हमने स्ट्रगल किया, ठीक है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने स्ट्रगल किया किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, वो स्ट्रगल का एम क्या था? इंडिपेंडेंस। ठीक है, बट इंडिपेंडेंस क्यों चाहिए थी हमें? बिकॉज सी, इफ यू सी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, फ्रॉम 500 BC, अलेक्जेंडर, नाम सुना होगा। ठीक है, फ्रॉम अलेक्जेंडर्स टाइम वी हैड रूलर्स फ्रॉम द फॉरेन लैंड थे हमारे पास। ठीक है, बट देन व्हाई ओनली ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स वी डिमांडेड व्हाट? इंडिपेंडेंस फॉर राइट्स, बिकॉज वी वर नॉट गेटिंग दोज एंटाइटलमेंट्स जो क्या थे? लाइफ जीने के बेसिक, ठीक है, नेसेसरी कंडीशंस, and that's why we demanded for the independence, we demanded for the rights. समझ में आया? ठीक है, so our entire struggle against the Britishers was for the rights only. ठीक है, every kind of rights. For example, we wanted government of our own. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है भाई, इंडियंस के पास उस टाइम पे रेवेन्यू अर्न करने के स्कोप से क्या? नहीं, एंटायर मनी वॉज लूटेड बाय ब्रिटिशर्स। ठीक है, और उसको यहां से वो सीधा अपना ब्रिटेन, इसको टर्म क्या देंगे? ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, कि वॉट एवर वी हैड इन इंडिया, ठीक है, ये यहां से ले गए कहां पे? ब्रिटेन में। ठीक है, सो वी वर फाइटिंग फॉर द इकोनॉमिक राइट्स। ठीक है, एंड अल्टीमेटली वी वर फाइटिंग फॉर द इक्वालिटी। लाइक एट मेनी प्लेसेस, मूवीज के अंदर, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, इंडियन डॉग्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, सो इवन एट द सोशल फ्रंट हम किसकी डिमांड कर रहे थे? राइट्स। यस, ठीक है, व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑफ हुम? ब्रिटिशर्स। ठीक है, व्हाइट मेन्स बर्डन सुना है टर्म? क्या है मीनिंग? They believe that white race was superior to all. And they have a responsibility to civilize everyone in the world. ठीक है, सो ये था सिंपल कि भाई व्हाट एग्जैक्टली द राइट इज। समझ में आया? ठीक है, नाउ इमेजिन इफ आवर एंटायर स्ट्रगल वाज फॉर राइट्स। ठीक है, तो सीधी सी बात है यार, अगर हमने उस राइट्स के लिए फाइट किया है, तो एक इंडिया का जो आइडिया है कहां दिया हुआ है? इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि हमारा इंडिया कैसे होगा, लोगों के कौन कौन से पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल राइट्स होंगे, तो डेफिनेटली इन राइट्स का मेंशन भी कहां पर होगा? उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर। क्लियर हुआ? ठीक है, नाउ सी, वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स, ठीक है, इन ऑलमोस्ट एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। इंडिया है, यूएस है, फ्रांस है, यूके है, जर्मनी है, एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया। वो डेमोक्रेटिक है क्या? नहीं। ठीक है, तो उसको भूल जाओ। बट जो आपके रिमेनिंग डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, दे हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ
राइट्स। समझ में आया? ठीक है। और अगेन देखो, एक्चुअल में द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट इज नॉट टू ओल्ड। व्हाई? बिकॉज जब पहले गवर्नमेंट्स किसकी हुआ करती थी? मोनार्क्स की। ठीक है, तो उस टाइम राइट्स नहीं होते थे, राइट? तो राइट्स फीचर ही किसका है एग्जैक्टली? डेमोक्रेटिक सोसाइटीज का। ठीक है, जस्ट लाइक अस। तो यहां से जो आपका स्टार्ट हुआ डिमांड, ठीक है, इट वाज बेसिकली राइट सबसे ज्यादा लाइमलाइट में कब आया? जब एक कंट्री फॉर्म हुई, यूएसए। ठीक है, कब फॉर्म हुई थी? 17 यूएसए एज अ कंट्री कब फॉर्म हुआ था? 1787 में क्या फॉर्म हुआ था उनका? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, याद है इवेंट अमेरिकन रेवोल्यूशन? इट स्टार्टेड इन 1776। ठीक है, और अगेन उनका भी कॉज क्या था? राइट्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे ब्रॉडेस्ट राइट्स किसी कंट्री में है, वो कंट्री कौन सी है? यूएसए। ठीक है, तो स्टार्ट ऑफ द राइट्स, इवन जब भी हम एक टर्म की बात करने वाले यहां पे, दैट इज योर बिल ऑफ राइट्स। कौन सा? बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, इवन इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट कहां से आया हुआ है? फ्रॉम द यूएसए। इवन जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट किया है, इट इज आइडिया विच वी बोरोड फ्रॉम द यूएसए ओनली। समझ में आया फर्स्ट चीज? ठीक है, नाउ अब यहां पे एक टर्म है, पहली बात तो कि एक तो इसके साथ हम लाइक इन इंडिया वी कॉल इट व्हाट? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फर्स्ट चीज। दूसरा, ये कहां मेंशन्ड है? इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो वी नीड टू डिस्कस कि पहली बात तो इसका मीनिंग क्या है? व्हाट वी एग्जैक्टली मीन बाय फंडामेंटल राइट्स। बस मन में आया कि हाँ अच्छा वर्ड लग रहा है, एकदम हैवी वाला, रख दिया नाम। कुछ था ऐसा? नहीं, डेफिनेटली कुछ रहा होगा इसका मीनिंग। ठीक है, सो क्या था मीनिंग इस फंडामेंटल का? व्हाई दे नेम्ड दोज राइट्स एज अ फंडामेंटल राइट्स? क्या हो सकता है रीजन? क्या हो सकता है रीजन? नो आइडिया? यस, बेसिक स्ट्रक्चर जब फॉर्म होता है तो एज अ कंट्री, इसलिए उन्होंने कहा होगा, मे बी ये वर्ड सोचा होगा। ठीक है, रिमेंबर इसके दो रीजंस थे उस टाइम पे। द टर्म फंडामेंटल हैव टू मीनिंग्स। नंबर वन, ठीक है, कि दीज आर दोज बेसिक राइट्स विच आर प्रोटेक्टेड बाय द नंबर वन। ठीक है, एंड नंबर टू, ये वो राइट्स हैं जो किसी भी इंडिविजुअल के लिए ऑल राउंड डेवलपमेंट उसका जो है, उसके लिए क्या है? रिक्वायर्ड कंडीशन है। फंडामेंटल मतलब बेस, इसके बिना कोई भी इंडिविजुअल एक डिग्निफाइड लाइफ जी नहीं सकता। समझ में आया? मतलब आपके फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, एवरी काइंड ऑफ डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए क्या नाम दिया गया इसको? फंडामेंटल। तो ये दो मीनिंग्स हैं किसकी? फंडामेंटल टर्म की। नंबर वन, इट इज गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स व्हाट? कंट्री के गवर्नेंस में, मतलब गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाए, कोई भी फ्रेम करे स्कीम्स, पॉलिसीज, दे हैव टू फॉलो दीज राइट्स, दे हैव टू रिस्पेक्ट दीज राइट्स। नंबर वन। एंड नंबर टू, ये वो राइट्स हैं जो किसी भी पर्सन के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए क्या है? नेसेसरी कंडीशंस। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, नो एक क्वेश्चन ये भी आता है माइंड में कि व्हाई इट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज सी भाई, सिंपली अगर वो चाहते हैं तो क्या बोलते हैं कि ठीक है, जो गवर्नमेंट्स आएंगी इन फ्यूचर, दे विल पास अ लॉ। कहां पे? पार्लियामेंट के अंदर, और उसके थ्रू लोगों के राइट्स डिक्लेयर कर देंगे। बट नहीं किया वैसा। क्यों? बिकॉज लॉस को कल को कोई न्यू गवर्नमेंट आएगी, वो लॉस चेंज कर देगी। ठीक है, तो क्या कोई भी राइट्स हमारे परमानेंट हो पाएंगे? नहीं। कोई उनकी फिक्स गारंटी हो पाएगी? नहीं। मतलब हर 5 इयर्स पे न्यू गवर्नमेंट, न्यू राइट्स। समझ में आ रहा है? और क्या ये रिक्वायर्ड है क्या कि जो भी गवर्नमेंट आएगी वो पब्लिक वेलफेयर में ही सोचेगी? कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। ठीक है, इवन व्हेन यू टॉक अबाउट अ लीडर, हिटलर, रिमेंबर ही वाज आल्सो अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर। उसको इलेक्शंस के थ्रू जर्मन्स ने इलेक्ट किया था, राइट? क्या निकला? डेमोक्रेट। सोचा पब्लिक वेलफेयर में,
नहीं, ठीक है। तो अगर इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, और पार्लियामेंट में लोग जा रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि वो क्या होंगे कंप्लीटली पब्लिक वेलफेयर में सोचने वाले। इसीलिए, ठीक है, हमने क्या बोला, लेट्स कीप दीज राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्यों? बिकॉज इसको चेंज करना क्या है, बहुत डिफिकल्ट। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी केप्ट आवर फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इज इट क्लियर? ठीक है। अब इन फंडामेंटल राइट्स का कोर पर्पस क्या होता है? देखो भाई, कोर पर्पस तो वही है भाई, लोगों के बीच में क्या इंश्योर करना, कॉमन प्रिंसिपल्स जो है, इक्वालिटी, ठीक है, प्रोटेक्ट करना क्या उनका इंडिपेंडेंस, उनका फ्रीडम। बिकॉज सी, हमेशा ऐसा नहीं होता कि भाई आपको कोई ऑपरेस करने कंट्री से बाहर से आएगा। इवन वी हैव ऑपरेसर्स विद इन दी सोसाइटी। वी नो कास्ट सिस्टम, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, वी नो पेट्रियार्की, ठीक है। तो क्या ये जो ऑपरेसर से बाहर से आए हुए हैं क्या? नहीं, ठीक है। और एक्चुअल में ये बात जो फर्स्ट टाइम नोटिस की थी, इट वाज भगत सिंह, ठीक है। ही वाज लाइक कि हमारे सामने वी डू नॉट जस्ट हैव अ एक्सटर्नल एनिमी लाइक ब्रिटिशर, वी आल्सो हैव अ इंटरनल एनिमीज, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे, ठीक है, अबाउट द राइट्स, तो ये राइट्स सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें बस भगाना है बाहर के जो लोग हैं उनको। इवन वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा समाज कैसा हो, बेस्ड ऑन इक्वालिटी, ठीक है। तो भाई ये जो बेसिक चीजें हैं वो तो प्रोटेक्ट करना ही है लोगों की। नो, नंबर वन, पता है एक जो टर्म है स्टेट या कहीं तो गवर्नमेंट, इसके साथ एक टर्म एसोसिएटेड है, इट इज अ नेसेसरी एविल। क्या है ये? नेसेसरी एविल। मतलब स्टेट इज नॉट अ गुड थिंग, नंबर वन, बिकॉज यू जस्ट नेम एनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एनी प्रेसिडेंट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड जिसका 100% क्लीन इमेज हो, कोई है ऐसा? नॉट अ सिंगल लीडर, ठीक है। एक टर्म सुना होगा, पावर करप्ट्स, सुना है? ठीक है। तो ये चीज बहुत क्लियर है और ये ह्यूमन टेंडेंसी है। दैट्स व्हाई जो भी आपके राइट्स होते हैं ना, ठीक है, एक्चुअली इट प्रोटेक्ट्स द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, ताकि स्टेट अपने पावर्स का मिसयूज ना कर सके। समझ में आया? ठीक है। लेट्स से अगर कल को आपने ऑन अ सोशल मीडिया यू क्रिटिसाइज्ड, ठीक है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, ठीक है, तो पॉसिबली क्या हो सकता है भाई, घर पे कौन आएगा? खाकी वर्दी में लोग, पुलिस, और उठा के लेके जाएंगे आपको, राइट। तो सी, स्टेट के पास फोर्स को यूज करने की अथॉरिटी है। अब वो फोर्स का यूज लेजिटिमेट काम में भी हो सकता है और इनलेजिटिमेट काम में भी हो सकता है, पूरी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो स्टेट्स अपने पावर का मिसयूज ना करे, इसलिए हमारे यहां पे क्या दिया हुआ है? राइट्स, ठीक है। जब डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरी राइट, तब और क्लैरिटी आएगी कि हाउ इट प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, राइट। सो दिस इज हाउ राइट्स का मीनिंग क्या है, राइट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। चलो अब इसके आगे आते हैं कि ठीक है, हमारे यहां पे जो दिया हुआ है कौन सा? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब भाई हम इंडिपेंडेंट कब हुए? 1947। भाई डेफिनेटली इसी के बाद क्या फॉर्म करना शुरू किया हमने? अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो क्या सडनली मतलब आइडियाज आए क्या हमें कि हाँ हमें ये राइट्स रखने हैं अपने, कहां पे? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? नहीं, ठीक है। कुछ ना कुछ का बैकग्राउंड रहा होगा। और बैकग्राउंड कहां से आता है? एक इवेंट हुआ था कब? 1928, ठीक है। एक टर्म सुना होगा, साइमन कमीशन, साइमन गो बैक, ठीक है। ये साइमन कमीशन इंडिया में आया क्यों था? ठीक है। होता क्या था भाई, इंडिया में ब्रिटिशर्स जो भी रूल किया करते थे ना, वो लॉस के थ्रू होता था। और एक जो लॉ आया था 1919 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, तो उसको रिव्यू करने कौन आया था? साइमन कमीशन, कि यार ये जो लॉ है वो इंडियंस के नीड्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। इमेजिन करो भाई, ये किसको देखने आए हैं? इंडियंस को, राइट। बट इस पूरे कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर था ही नहीं। सो विदाउट अ इंडियन कैन यू थिंक अबाउट इंडियंस? नहीं पॉसिबल है, ठीक है।
तो इसीलिए भाई हमने क्या किया, प्रोटेस्ट, और उसी में द प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय, उनकी डेथ हो गई थी इन लाठीचार्ज। ठीक है, तो उस इवेंट के बाद क्या हुआ कि भाई व्हाट ब्रिटिशर्स गिवन जस्टिफिकेशंस कि इंडियंस आर नॉट बी एबल टू मेक, मतलब इंडियंस कैपेबल है ही नहीं अपने खुद के ऊपर रूल करने के लिए, सबका ईगो हर्ट हुआ। ठीक है, और उस टाइम पे जो हमारे प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये नाम सुना होगा, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि भाई हम अपना खुद का शो करेंगे, क्या बना के, एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जो शो करेगा कैपेबिलिटी ऑफ इंडियंस कि यस वी कैन मेक रूल्स फॉर आवरसेल्फ, वी कैन रूल ऑन आवरसेल्फ। और एक कमिटी फॉर्म हुई अंडर लीडरशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम नेहरू कमेटी फॉर्म हुई वहां पे। ठीक है, उसने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया कि जब हम इंडिपेंडेंट नेशन बनेंगे क्या हो गए हमारे यहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो उस टाइम पहली बार हमने किसकी डिमांड्स उठाई, राइट्स की। ठीक है, तो वी हैड अ प्लान्स, ठीक है, कब से, यू कैन से इंडिपेंडेंस से 20 इयर्स बैक से ही हमने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया हुआ था। ठीक है, कि क्या होगा एक इंडिपेंडेंट इंडिया का विजन, जो इंडियंस होंगे क्या होंगे उनके लिए गारंटीड राइट्स। ठीक है, तो ये राइट्स इवॉल्व होते हैं, किसी एक दिन में या एक साल में फॉर्म कभी नहीं हुए ये। ठीक है, और ये जो राइट्स दिए गए ना, ठीक है, मतलब जिन जिन राइट्स को किसने हर्ट किया था, ब्रिटिशर्स ने, इन द 150 इयर्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, वो सारी चीज कहां इंक्लूड की गई है, इन आर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, ये दिए कहां गए हैं, सी अगर हम बात करें अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अब जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर राइट्स तो बहुत सारे, ठीक है, रिमेंबर इफ यू से कि सर सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में राइट्स हैं क्या, नहीं, ठीक है, डेफिनेटली इसमें राइट्स हैं, बट अपार्ट फ्रॉम इट बहुत से आर्टिकल्स हैं इन द एंटायर बुक, यू हैव अ मेनी राइट्स फॉर इंडियंस। ठीक है, बट हम सिर्फ कहां करेंगे फोकस, ऑन फंडामेंटल राइट्स। अदर राइट्स भी हैं जिन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी राइट्स। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस वही है, ठीक है, कि अगर आपको फंडामेंटल राइट्स की बात करोगे तो ये किसने गारंटीड किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने। ठीक है, मतलब ये कि इफ इस गारंटी को चेंज करना है यू हैव टू चेंज व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन। और उसको चेंज करना इतना इजी है क्या, नहीं। ठीक है, तो इसीलिए क्या हमने बात की थी, ये क्या है, फंडामेंटल। वेरएस जो अदर राइट्स है ना, उनको सिंपल कोई भी लॉज बना के, ठीक है, चेंज किया जा सकता है, किनको, ऑर्डिनरी राइट्स को, बट नॉट टू द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और ये राइट्स वैसे हैं, ठीक है, जिसकी रिस्पेक्ट करना क्या है, मैंडेटरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स, कोई भी हो। ठीक है, तो दिस इज हाउ फंडामेंटल राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन योर ऑर्डिनरी राइट्स। ठीक है, इसीलिए हम वो जो आर्टिकल्स हैं उनको बहुत ज्यादा अच्छे से इसलिए पढ़ते हैं, सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट, ठीक है, कि कैसे हमारे कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट्स हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, देखो एग्जांपल है हमारे पास कि इवन गवर्नमेंट ट्राइड मैनी टाइम्स क्या चेंज करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज करने के एफर्ट्स लिए हैं। ठीक है, और इसमें जो प्रोमिनेंट नाम आता है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, सुना ये नाम, ठीक है, इंडिया प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ना उस टाइम पे क्या था, ठीक है, व्हेन शी वाज ट्राइंग टू चेंज, और रिमेंबर ये चीज किसे पता थी, जिन्होंने क्या फॉर्म किया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, कि कोई ना कोई रिजीम ऐसा आएगा, गवर्नमेंट ऐसी आएगी जो ट्राई करेगी क्या करने की, फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने की। समझ में आया, ठीक है, सो उन्होंने एक सेफ गार्ड दिया था ऑलरेडी। सेफ गार्ड किस फॉर्म में दिया था, इन अ फॉर्म ऑफ जुडिशरी, कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, और ये बोला उन्हें कि अगर कोई भी लॉ किसके अगेंस्ट जाए, फंडामेंटल राइट्स के, कोर्ट उन लॉज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। मींस व्हाट, कि वो लॉज अब से एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है,
तो इसीलिए लाइक मल्टीपल लेवल ऑफ इसको क्या दी गई है, सेफ्टी, टू मेक श्योर कि इन राइट्स को कोई हर्ट ना कर सके। हाँ, ऐसा नहीं कि ये राइट्स कभी चेंज नहीं होते, इट कैन बी चेंज्ड, ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या है, जो प्रोसेस है वो प्रोसेस अपने आप में क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स। क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, कि मतलब कल को गवर्नमेंट का मन किया कि हमें ये राइट्स चेंज करने, फंडामेंटल राइट्स, एक बिल आ गया और चेंज हो गया, नहीं, ठीक है, उसका जो प्रोसेस है अपने आप में कॉम्प्लेक्स है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट दैट इजी टू हर्ट फंडामेंटल राइट्स। और लेट्स से आपने कर भी दिया, देन यू हैव अ जुडिशरी टू कीप अ चेक ऑन यू, कि नहीं भाई ये लॉस क्या जा रहा है, दिस लॉ, और जो आपने चेंज किसमें किया है, फंडामेंटल राइट्स में, ये सही नहीं है। दे कैन कैंसल दैट एंटायर लॉ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट स्पेशली। तो दिस इज हाउ कि भाई ये जो आपके राइट्स हैं ये इसलिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और रिमेंबर, चाहे कोई लॉज बने या गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन हो, इफ एनी ऑफ दोज एक्शंस गोज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, ठीक है, तो नॉर्मली कैसा होता है, अगर आपको कोई भी केस लड़ना है किसी के भी अगेंस्ट, ठीक है, वी हैव टू फॉलो प्रोसेस। नॉर्मली क्या होता है, पहले हम कहां जाएंगे, इन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे पहले, वहां से आया वर्डिक्ट, इफ यू आर नॉट हैप्पी, फिर कहां जाओगे उसके ऊपर, हाई कोर्ट, फिर वहां से भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं, आप कहां जाओगे, सुप्रीम कोर्ट। बट रिमेंबर, फंडामेंटल राइट्स इतने इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपके हो जाए ना वायलेट, यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, नो नीड टू फॉलो दिस मेथड, जाना ही नहीं है यहां पे, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। और रिमेंबर, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना भी क्या है तुम्हारा, फंडामेंटल राइट, ठीक है। सो दिस इज हाउ जो राइट्स हमें दिए गए उनको प्रोटेक्ट भी किया गया उस तरीके से, बाय गिविंग सॉलिड प्रोविजंस, ठीक है, रिगार्डिंग टू द सेफ्टी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो अब आते हैं कि आखिरकार वो राइट्स है कौन कौन से, ठीक है। सी, ये है उन राइट्स का एक पूरा ग्लिम्स, ऑलमोस्ट ये मान लो, ठीक है, आर्टिकल 14 से लेकर, ठीक है, यू हैव आर्टिकल 30 तक कंटिन्यूसली फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, और फिर एक और आर्टिकल है, कौन सा, आर्टिकल 32, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, ये आपके डिफरेंट जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कवर करती हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स का। अब इन राइट्स में, ठीक है, देखो हमने क्या किया, उन सारे राइट्स को क्लब कर दिया है ग्रुप वाइज, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कुछ राइट्स किसकी बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। भाई इन इंडिया क्या किसी के ऊपर भी कोई है ऑब्स्ट्रक्शन कि यू कैन नॉट डिस्क्लोज योर रिलीजियस आइडेंटिटी, नहीं, एवरीवन कैन डिस्क्लोज कि यस आई बिलोंग टू दिस रिलीजन, एवरीवन हैज अ राइट टू डू देयर रिचुअल्स पब्लिकली, लाइक वी सेलिब्रेट क्रिसमस, ईद, ठीक है, नवरात्रि, कोई है किसी भी रेस्ट्रिक्शन यहां पे, नहीं, ठीक है। सेम गोज टू राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। भाई मैनी टाइम्स वी ऑलवेज टॉक अबाउट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी यू कैन टॉक, ठीक है। तो जो भी चीजें लॉजिकल है, ठीक है, अगर आप उसकी बात कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आपका क्या है, फंडामेंटल राइट, ठीक है। लेट्स से कल को आप इधर पुलिस आ जाए और आपको अरेस्ट करके लेके जाए, इजी है क्या, नहीं, इवन दैट इज ऑल्सो व्हाट प्रोटेक्टेड अंडर दीज आर्टिकल्स। अगर आपको पुलिस अरेस्ट करने आ रही है तो वो कौन से ग्राउंड्स पे अरेस्ट करेगी, कितने आवर्स आपको डिटेन करेगी, और अगेन इवन इन अ प्रिजन आपके राइट्स कौन कौन से, यू कैन कॉन्टैक्ट टू योर लॉयर, यू कैन इन्फॉर्म टू योर फैमिली मेंबर्स, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से जस्ट टेक अ नेम एवरी काइंड ऑफ राइट्स वी हैव। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो अब डिस्कस करते हैं राइट्स को वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ग्रुप है राइट्स का, वो कौन सा है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, जो कहां का वर्ड है, आर्टिकल 14 टू 18 के अंडर। बिकॉज सी, इफ यू सी द नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है, देखो हम माने या ना माने, बट अगेन वी आर अ सोसाइटी विथ लॉट ऑफ इनइक्वालिटीज, विथ लॉट ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है। किन किन टर्म्स में हमारे यहां पे इनइक्वालिटीज है, बताओ। इकोनॉमिकल, ठीक है, मतलब यू कैन से भाई कुछ लोग बहुत ही रिच हैं तो कुछ लोग बहुत ही पुअर भी हैं, ठीक है।
सो एक तो हो गया क्लास बेस्ड इनइक्वालिटीज और religious. रिलीजियस. ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल दो मुझे. Maybe there is like reservation for certain things. बट इट इज नॉट रिलीजियस ना, इट इज कास्ट बेस्ड. एग्जाम्पल दो रिलीजियस का. Sir, माइनॉरिटीज. Yeah, not all have the minority. ठीक है, बिकॉज सी इन इंडिया वी आर अ मल्टी रिलीजियस कंट्री. इफ यू सी यूरोप एंड एवरीथिंग, भाई इनका तो 90% प्लस क्या आता है वहां पे, लाइक दे हैव यूनिफॉर्मिटी. बट कंट्री लाइक इंडिया, भाई हमारे यहाँ पे क्या है, मल्टीपल रिलीजन्स है. एंड डेफिनेटली ऐसे कंट्री में इशू किसका आता है, मेजॉरिटीज वर्सेस माइनॉरिटीज. ठीक है, तो पॉसिबली इनके इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी ऑन अ स्टेक. ठीक है, तो एक ये भी कंसर्न है. और किसका होगा लेवल पे इनइक्वालिटी हमारे यहाँ पे, जेंडर बेस्ड. ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट कास्ट, द मोस्ट प्रोमिनेंट. ठीक है, जो हमारे लाइफ को सबसे ज्यादा मैसिवली इंपैक्ट करता है वो कौन सा है, कास्ट. ठीक है, बिकॉज जितने भी हमारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए उनमें ये दो तो कोर एस्पेक्ट थे, जेंडर एंड कास्ट. देखो हमारी सोसाइटी में ना जो क्लास बेस्ड इनइक्वालिटी है और यू कैन से बेस्ड ऑन रिलीजन, इट इज नॉट विजिबल डायरेक्टली, इट इज इनडायरेक्ट. इट इज इनडायरेक्ट. कैसे है वो? फॉर एग्जाम्पल, नन ऑफ एनीवन कैन स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग एडमिशंस इनटू आईसीएसई स्कूल और इन अ कैम्ब्रिज बोर्ड स्कूल. कोई रुकेगा आपको डायरेक्टली? नहीं. बट वहां की फीस इतनी ज्यादा है कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे. ये क्या हो गया, इनडायरेक्टली. कोई भी आपको स्टॉप नहीं कर रहा है कि नहीं यू कैन नॉट गो देयर, बट आप अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ द क्लास डिफरेंस. लेकिन जब आप इन दोनों की बात करो, किसकी, जेंडर एंड कास्ट, इसको लेके वी हैव अ डायरेक्ट रेस्ट्रिक्शंस. ठीक है, भाई हमारे यहां पहले क्या था, कास्ट विल डिसाइड योर ऑक्यूपेशन. ठीक है, कास्ट विल डिसाइड योर सोशल स्टेटस. एक टर्म सुना होगा, अनटचेबिलिटी. राइट, तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स. एंड सेम गोज टू योर जेंडर. ठीक है, सो इसीलिए जो इतने मैसिव इनइक्वालिटीज कंट्री में थी, ठीक है, तो दैट्स व्हाई हमने क्या रखा प्रायोरिटी पे पहले, राइट टू इक्वालिटी को. ठीक है, फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 के बीच में. ठीक है, नाउ इक्वालिटी मींस व्हाट, सेम इक्वल ट्रीटमेंट. ठीक है, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट रिगार्डलेस कि आप कौन से कास्ट से हो, कौन से जेंडर से हो. ठीक है, और यू कैन सिंपली से इक्वल अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, हाँ भाई वो आपकी कैपेबिलिटी है, आपके स्किल्स है कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट, बट एटलीस्ट ट्राई करने का राइट सबके पास होना चाहिए. ठीक है, जस्ट बिकॉज समवन बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट तो उनको आप ब्यूरोक्रेट बनने का अधिकारी ना दो, करेक्ट होगा ये? नहीं, उनको आप दीजिए राइट. ठीक है, अगर वो कैपेबल होंगे तो क्लियर करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं क्लियर करेंगे. तो इट इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग व्हाट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फर्स्ट. ठीक है, तो इसीलिए हमने बोला कि यार देखो ये इक्वालिटी कैसे स्टैब्लिश होगी, जब हम कंट्री में प्रॉपरली लॉ एनफोर्स करेंगे. क्यों? बिकॉज आर सोसाइटी हैविंग व्हाट, इनइक्वालिटीज. ठीक है, तो आर्टिकल 14 टू 18 जो आया वो उसकी बात करता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 14, ये क्या बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ. मींस व्हाट, कि इन इंडिया, ठीक है, सबसे सुप्रीम क्या है, लॉ. नो वन इज अबव द लॉ, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो. नंबर वन, ठीक है, कि कोई भी इससे ऊपर नहीं है. और दूसरा, इट इज इक्वली एप्लीकेबल ऑन एवरीवन. समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे यहां पे क्रिमिनल लॉ है, भारतीय न्याय संहिता, फर्स्ट नाम था इसका आईपीसी, सुना होगा, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड. ठीक है, क्या इसके अंदर डिफरेंट पनिशमेंट है क्या, कि मतलब आप अमीर हो गरीब हो, या कास्ट क्या है आपकी, या जेंडर क्या है आपका? नहीं. ठीक है, वही बात है यहां पे कि दीज लॉस विल बी व्हाट, इक्वली एप्लीकेबल. बिकॉज इफ यू सी द लॉस बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, लेट्स से
जो हमारे खुद के लॉस थे इंडिया के, एक टर्म सुना होगा मनुस्मृति, सुना इसके बारे में? मनुस्मृति क्या था ये? Those who says yes बताइए। Like this is kind of a Vedic period में होता था। वैदिक पीरियड, हाँ, ऋग्वेदा के टाइम पे। आज और ऋग्वेदा के 800 साल बाद आया मनुस्मृति भाई, उसी टाइम के आसपास। ठीक है, राइट। देखो ये अपने आप में क्या था, एक रूल बुक या लॉ बुक ऑफ ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी, ऑफ ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी। और उसमें क्या था पता है, फॉर एवरी काइंड क्राइम डिफरेंट पनिशमेंट्स डिपेंडिंग ऑन योर कास्ट, डिपेंडिंग ऑन योर कास्ट। तो अर्लियर हमारे यहां पे ये इक्वालिटी थी क्या? नहीं, बट वी स्टैब्लिश्ड इट थ्रू द आर्टिकल 14, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। सिंपली मीन्स व्हाट, कि कोई भी इन लॉ से ऊपर है नहीं, और सब पे ये लॉस कैसे एप्लीकेबल होंगे? इक्वली। समझ में आया? और कंट्री में जो कोई भी एक्टिविटी होंगी वो कैसी होंगी? एज पर रूल ऑफ लॉ। डेफिनेटली हमने इलेक्ट किया है, ठीक है, अपने कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को हमने इलेक्ट, उन्हें तो नहीं किया बट ठीक है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। वी हैव अ चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है। नाउ वी मे बी थिंकिंग कि यार जो हम भी टैक्स का पैसा भरते हैं इनके पास, मतलब इनकी मर्जी पे होता है कि कभी टैक्स का पैसा उठाया, यूज कर लिया। रिमेंबर, गवर्नमेंट को इवन टू टेक अ सिंगल रुपी लॉ पास करना पड़ेगा पहले, किधर? पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। तुमने कोई क्राइम किया, ठीक है, भले वो क्राइम कितना भी हीनियस हो, कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें जो पनिशमेंट मिलेगी वो कैसी होगी? जो दिया हुआ है प्रोविजन इन द लॉ। समझ में आ रहा है कि मतलब ठीक है भाई, आपने चोरी की और लॉ में क्या लिखा हुआ है कि यस मैक्सिमम कितना, 2 years का पनिशमेंट। कोर्ट कैन नॉट गिव यू पनिशमेंट बियॉन्ड 2 years। समझ में आ रहा है कि इन इंडिया एवरी एक्टिविटी इज गवर्न्ड बाय लॉ, जो लॉ में लिखा है वही होगा, ठीक है, और हर कोई फॉलो करेगा। पार्लियामेंट खुद फॉलो करेगी, गवर्नमेंट खुद फॉलो करेगी, जुडिशरी भी फॉलो करेगी उस चीज को, और उस पे सब ऑपरेट होगा। तो ये हो गया मीनिंग किसका? इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। एक और टर्म क्या है यहां पे? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, ठीक है। कोई बताएगा इसकी मीनिंग क्या है? ये व्हाट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस? Minorities, because sometimes we try to impose the culture of majority. म्यांमार में क्या हुआ? एक टर्म सुना हुआ, एक नाम कम्युनिटी का, रोहिंग्याज, सुना ये टर्म? ठीक है। एक्चुअल में म्यांमार एक ऐसी कंट्री है जो बुद्धिस्ट कंट्री है, बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो रोहिंग्याज हैं, दे आर मुस्लिम्स, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि रोहिंग्याज का कल्चर एंड कल्चर ऑफ बुद्धिस्ट कंप्लीटली क्या था? कॉन्ट्ररी, ठीक है। इन लोगों ने शुरू कर दिया माना किसको? रोहिंग्यास को, कि नहीं, एज योर कल्चर इज डिफरेंट, कंट्री से बाहर भाग जाओ। ये होता है इंपोज करना, कि यू हैव टू फॉलो व्हाट वी थिंक, यू हैव टू फॉलो दोज थिंग्स जिसको हम सही मानते हैं, ना कि आप। ये होता है रिलीजियस इनइक्वालिटी। समझ में आया? ठीक है। तो ये एग्जांपल दिया मैंने म्यांमार से। इवन यू हैव अ सेम एग्जांपल फ्रॉम श्रीलंका, सिंहलीज वर्सेस तमिल्स, ठीक है, बिकॉज तमिल्स का न्यूज करंट अफेयर्स में वापस आ गया है कि हुआ क्या कि जो इंडिया में तमिल्स कहां से आए थे? श्रीलंका से, 90s के अंदर, ठीक है, 80s में, 90s में। अब हम उनको वापस डिपोर्ट कर रहे हैं, कहां पे? श्रीलंका में। और श्रीलंका वाले उनको डिटेन कर रहे हैं एयरपोर्ट और पोर्ट के ऊपर। मतलब करे क्या? इवन उनको भी आइडिया नहीं है। अब इंडिया में दे हैव टू लिव इन रेफ्यूजी कैंप। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो वो प्रॉब्लम्स हैं, और एक्चुअल में ये चीजें हाईलाइट करती हैं क्या? इनकंसिस्टेंसी। क्यों पता है? वी हैव अ डबल स्टैंडर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में तिब्बतन रेफ्यूजीज भी हैं। कहां के? तिब्बतन, जो तिब्बत था पहले, ठीक है, एक कंट्री अपना को मानते थे वो, बट चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। इमेजिन करो
उन तिब्बतियन रेफ्यूजीज के लिए गवर्नमेंट ने 2014 में पॉलिसीज बना दी कि कौन से बेनिफिट मिलने चाहिए। ऑन दी अदर हैंड जो तमिल रेफ्यूजीज हैं इनको हम कहां भेज रहे हैं वापस? श्रीलंका। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं ये क्या शो कर रहा है कि क्या हम एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं क्या इसको? नहीं। ठीक है, तो ये कंसर्न और करंट अफेयर्स में है, इसलिए इसको मैंने यहां पे नोटिस करवाया। तो रिमेंबर तमिल्स का इशू न्यूज में है। ठीक है, और जब तमिल्स का इशू न्यूज में आ रहा है, और सिर्फ तमिल्स का नहीं, इंडिया में जो भी इलीगल रेफ्यूजीज हैं इस समय, इलीगल इमिग्रेंट्स जो भी हैं, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे रोहिंग्याज हो, चाहे श्रीलंकन तमिल्स हो, इन सबके ऊपर गवर्नमेंट ले रही है एक्शन। ठीक है, तो पॉसिबली न्यूज में सबसे ज्यादा जो रहेगा कि भाई इंडिया की जो पॉलिसी है रिगार्डिंग टू द रेफ्यूजीज, ठीक है, ये थोड़ा करंट और बर्निंग इशू है, इस पे ध्यान रखना। ठीक है, इस पे न्यूज बार बार आएंगे। आते हैं आगे इसके अब। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया, सेकंड पार्ट कौन सा है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। ठीक है, देखो हमारे यहां पे सारे लॉस सब पे तो इक्वली एप्लीकेबल सब नहीं हो सकते। ठीक है, कुछ ग्राउंड्स पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वी कैन डिफरेंशिएट। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स। ठीक है, क्या इंडिया में हर कोई इनकम टैक्स पे करता है क्या? नहीं। क्यों नहीं पे करता भाई? बिकॉज स्लैब्स बना हुआ है ना। या फिर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो आप किस में आओगे? 0% में। ठीक है, उसके ऊपर आपकी इनकम तो परसेंट बढ़ जाएगा एंड दिस, ठीक है, विल गोज ऑन। अब होता क्या है, देखो यू कैन नॉट इमेजिन एक ऐसी सोसाइटी जहां पे हर टाइम यू आर जस्ट डूइंग व्हाट? इक्वल ट्रीटमेंट। एट सम लेवल कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और पड़ता भी है। ठीक है, लेकिन वो डिफरेंशिएशन कैसा होना चाहिए? रैशनल एंड लॉजिकल, नॉट लाइक कास्ट सिस्टम कि एज यू बॉर्न इन दैट कम्युनिटी यू आर ऑब्लाइज टू फॉलो इट, वो वाला प्रोसेस नहीं। अब देखो भाई, अब जिसकी इनकम कम है क्या उसके ऊपर हम टैक्स चार्ज कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर टैक्स चार्ज किया तो वो जो लाइफ की बेसिक नीड्स अफोर्ड कर पाएगा? नहीं। अब जो 2 लाख कमा रहा है उसमें तुम उससे 50,000 टैक्स भरवा लो, लॉजिकल है? नहीं। बट दोज हु आर अर्निंग 30 लाख, तो इनसे टैक्स पे करवाना लॉजिकल भी है और रैशनल भी है। तो इन ग्राउंड्स पे डेफिनेटली वी कैन डिफरेंशिएट, वी कैन डिफरेंशिएट। लेकिन ये क्या बोलता है बता कि जब भी आप ये डिफरेंशिएट करो, ठीक है, लेट्स से ये है ग्रुप 1 जिनका इनकम कितनी है? अप टू 12 लाख। ये है ग्रुप 2 जिनका इनकम कितनी है? 20 लाख। और ये है आपका ग्रुप 3 जिनकी इनकम कितनी है? 30 लाख। ये क्या बोलता है पार्ट कि ठीक है डिफरेंशिएट किया आपने, लेकिन जो भी सेम सेगमेंट होगा ना उनके साथ आपका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? सेम। मतलब जो कोई भी कितनी इनकम अर्न कर रहा है? 12 लाख, हर एक के ऊपर कितना टैक्स परसेंटेज होगा? 0। यू कैन नॉट से कि नहीं नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं वो 10% पे करेंगे टैक्स और साउथ इंडिया वालों के लिए 0%। जो लोग सेम कैटेगरी में आते हैं उनके साथ ट्रीटमेंट भी क्या होना चाहिए? सेम। समझ में आया? लेट्स से 20 लाख वालों पर कितना टैक्स रेट है? 10%। तो जो जो भी इस ग्रुप में आएगा उन सब के साथ सेम ट्रीटमेंट होगा एंड सेम गोज टू योर दिस ग्रुप। समझ में आ रहा है? ठीक है, कि एक तो हमने बात की सबके लिए लॉज इक्वल बने हैं और उन पे इक्वली एप्लीकेबल भी होंगे, और हमने एक और बात क्या की कि देखो यार एब्सोल्यूट यूनिफॉर्मिटी पॉसिबल है क्या? नहीं भाई, समाज में कुछ ना कुछ बेसिस पे डिफरेंशिएशन होगा ही, लेकिन उस डिफरेंशिएशन के बाद जो ग्रुप्स होंगे उन ग्रुप्स में जो कोई भी होगा उन सब के साथ भी क्या होना चाहिए? इक्वल ट्रीटमेंट। ये कौन बात करता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। समझ में आया? ठीक है, तो ये था फर्स्ट प्रोविजन, कौन सा? आर्टिकल 14 का। ठीक है, फिर कौन सा है? आर्टिकल 15। तो एक मूवी भी आई थी इसके ऊपर इसी नाम से, आर्टिकल 15, आयुष्मान खुराना की। ठीक है, तो एक्चुअल में ये क्या बात करता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, कि भाई इंडिया में ट्रेडिशनली जिन जिन ग्राउंड्स पे होता आया है, कौन कौन से ग्राउंड्स पे? रिलीजन, रेस, कास्ट,
सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। किस कॉन्टेक्स्ट में? फॉर एग्जाम्पल देखो, आर्टिकल 15 क्या बोलता है? ना तो इन ग्राउंड्स पे गवर्नमेंट करेगी डिस्क्रिमिनेट, नंबर 1, और ना ही जो कॉमन पब्लिक है वो करेगी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन। गवर्नमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में? कि लेट्स अगर गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स बनाती है, क्या बनाती है? वेलफेयर स्कीम्स, तो बेनिफिट सबको मिलना चाहिए, ठीक है। आप डिफरेंशिएट नहीं करोगे कि जो हिंदू पुअर्स है ओनली दे विल गेट रेशन, जो मुस्लिम पुअर्स है उनको नहीं मिलेगा। अगर वो पुअर्स के लिए है, सबको मिलेगा, ठीक है। एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक ऐसा है कि भाई कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को किसी पब्लिक प्लेस पे विजिट करने से नहीं रोक सकता। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, पहले एक जो कास्ट सिस्टम में था ट्रेंड कि वेल्स, कुएं अलग अलग हुआ करते थे, तो किसी भी अपर कास्ट का जो कुआं है या जो पब्लिक बात के तालाब वगैरह हुआ करते थे ना, वहां से जो अनटचेबल माने जाते थे उनको वहां पे एक्सेस करने की अथॉरिटी नहीं थी। टेंपल में एंट्री करना क्या था? रेस्ट्रिक्टेड था। सुना होगा महाड़ सत्याग्रह, पता है? महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। उसी पर्पस के लिए था वो, ठीक है, कि व्हेन वी वांट एक्सेस टू द पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। अब लेट से कोई बंदा होटल ऑपरेट कर रहा है और उसके होटल में कोई कास्ट ऐसा बंदा आ जाए जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है, दैट पर्सन कैन नॉट डिनाई कि नहीं, यू कांट सिट इन माय होटल एज यू बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट, ठीक है। तो पब्लिक प्लेसेस पे तो भाई कभी भी आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ये कौन बात कर रहा है? आर्टिकल 15, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या बोल रहे हैं? देखो आर्टिकल 16 इतना ही है, ये मिस टाइप हुआ है, ठीक है, जस्ट इतना पार्ट है। कौन सा? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। कहां पे? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट करेगी क्या? नहीं। इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। अब दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, सर अगर नहीं होगा, सबको इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, देन व्हाट अबाउट, है ना? जब हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी इक्वालिटी की, देन व्हाट अबाउट रिजर्वेशन? इवन जब किसकी बात कर रहे हैं हम यहां पे? स्कीम्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज। लेट्स से जो भी होते हैं क्या, एडमिशंस इनटू स्कूल्स एंड कॉलेजेस, वहां भी रिजर्वेशन है, वहां भी फीस में एग्जेम्पशन है। यूपीएससी के फॉर्म भरने में चीज वही होती है वहां पर भी, ठीक है। यूपीएससी का फॉर्म भर लो, एमपीएससी का भर लो, ठीक है। तो सर इक्वालिटी है कहां? देखो जब भी हम बात करेंगे कि ये जो भी आर्टिकल्स है ना, सिर्फ इस आर्टिकल को छोड़ के, किसको? सिर्फ 17 को छोड़ के फंडामेंटल राइट में जितने भी आर्टिकल हैं, उन सब आर्टिकल्स में कुछ क्या है? एक्सेप्शंस है, कि कुछ ग्राउंड्स पे थोड़ा बहुत मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है। मतलब हर टाइम एग्जैक्टली इसको फॉलो किया जाएगा जरूरी नहीं है, कुछ क्या होंगे उसके अंदर? एक्सेप्शंस। बट अगेन ये एक्सेप्शंस इन इक्वालिटी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, उसको दूर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको दूर कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज लेट्स अगर हम बात कर रहे हैं जो भी स्कीम्स हैं या रिजर्वेशन है, किसके लिए है ये? फॉर दोज कम्युनिटीज, दोज सेक्शन जो क्या रही है हमेशा से सप्रेस्ड, मार्जिनलाइज्ड, ठीक है। क्या उन्हें आज तक इनफ मिला है मोटिवेशन भी ऊपर आने का? नहीं। तो ये सिर्फ उनको इस इक्वालिटी के रेस तक लाने के लिए है। रिमेंबर, इक्वालिटी इंश्योर करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? इंश्योर इक्विटी, ठीक है। हम बोलते हैं कि यार ठीक है, इंडिया में एससी, एसटी, ओबीसी सबको एग्जाम देने का अधिकार है, यूपीएससी और कोई भी हो, यूपीएससी, एमपीएससी, एसएससी, सीजीएल, एवरीथिंग, ठीक है। बट क्राइटेरिया क्या है उसके लिए? यू फर्स्ट बी अ ग्रेजुएट, यू फर्स्ट बी अ ग्रेजुएट। अब अगर एससी, एसटी और ओबीसी वाला बच्चा कॉलेज ही नहीं पहुंच पाएगा तो उसके लिए यूपीएससी, एमपीएससी के डोर ओपन करके रखने का लॉजिक बनता है कुछ? नहीं। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट फर्स्ट प्रोवाइड रिजर्वेशन इन द एजुकेशन, सेम फॉर गर्ल्स ऑल्सो, ठीक है। और ये एजुकेशन भी, एक तो रिजर्वेशन भी है, ऊपर से इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, और गवर्नमेंट प्रोवाइड स्कॉलरशिप्स देती है ना वहां पे, कि सो दैट
वो एक इक्वल लेवल पे आके कंपटीशन कर सके लोगों के साथ। समझ में आ रहा है? तो रिजर्वेशन इज नॉट अ वायलेशन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। एक्चुअल में उस इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए उनको एक सेम प्लेटफॉर्म पहले चाहिए। जब वो ग्रेजुएट होंगे तभी तो एग्जाम के लिए अपियर करेंगे। समझ में आया? सो दिस इज हाउ कि अगर रिजर्वेशन हो, कोई भी स्पेशल स्कीम्स और पॉलिसीज हो, ठीक है, तो इट इज नॉट अ वायलेशन ऑफ इक्वालिटी, इट इज टू एंश्योर इक्वालिटी। So, but supposing अगर like उनको like they are already getting reservation, Yes. and so that they can compete at the same level as the general category students, then why when it comes to cutoffs and marks they have a different cutoff which is a little lesser than the general category? If competition has to be balanced, then why is the difference in the marks or the percentage? ठीक है, हमने क्या बात की? दे आर व्हाट? Marginalized. ठीक है। नाउ सी, जितने भी यहाँ पे ओपन कैटेगरी के लोग हैं, इवन इफ यू सी योर फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है, जस्ट ट्रेस कि तुम्हारे घर में पहले कौन था एजुकेटेड, मतलब वो कहां से आ रहा है ट्रेंड एजुकेशन का, ठीक है। यू कैन ट्रेस योर ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रेट ग्रैंडफादर, हमारा ट्रेस वहां से आता है, फ्रॉम माय ग्रेट ग्रैंडफादर, ही वाज 10th पास इन 1930s, ठीक है। बट इफ यू टॉक अबाउट SC ST OBC, पॉसिबली उनके पेरेंट्स होंगे फर्स्ट जनरेशन जिन्होंने स्कूल देखा है, ग्रेजुएट भी नहीं, दोज हु हैव सीन स्कूल्स। अब जस्ट कंपेयर करो, एक वो पर्सन जिस घर में एनवायरमेंट है किसका? स्टडीज का, राइट, और एक वो पर्सन जिसके यहां अभी फर्स्ट जो बंदा है, जनरेशन है, जस्ट अभी स्कूल पास आउट हुआ है। नाउ कंपेयर, गॉट द आंसर? ठीक है। सो दिस इज हाउ, ठीक है, ये रिजर्वेशन काम करता है। क्लियर हुआ? ठीक है। नाउ लेट्स कम टू आर्टिकल 17, ठीक है। देखो एक्चुअल में ये सारे राइट्स बहुत डेप्थ में है, बट राइट ऑफ नाउ हम सिर्फ क्या क्रिएट कर रहे हैं? अपना एक फाउंडेशन, ठीक है। तो सिर्फ हम एक ले रहे ब्रॉड बेस्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। जब लक्ष्मीकांत की बारी आएगी, जब आपका स्टार्ट होगा विद स्टैंडर्ड बुक, देन हम डीप ड्वेलिंग करेंगे उसके अंदर, क्या चेंजेस आए, कैसे आए, एवरीथिंग। बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर द बेसिक आइडियाज, ठीक है। नाउ वी हैव आर्टिकल 17, द ओनली फंडामेंटल राइट विच इज एब्सोल्यूट, विच इज मतलब इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमने इसकी बात की थी, दिस पार्ट, देखो इवन इन दिस पार्ट वी हैव सर्टेन एक्सेप्शंस। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब तक वो अपने पोजीशन में है ना, उनके अगेंस्ट किसी भी एक्टिविटी के लिए कोई भी केस नहीं चलेगा किसी भी कोर्ट में। वो क्या होता है? उनको काइंड ऑफ एक एग्जेम्पशन है फ्रॉम द आर्टिकल 14। कोई भी डिप्लोमेट अगर इंडिया में है, किसी और कंट्री का गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, और इंडिया में है, इंडिया में उस पर कोई केस नहीं चलेगा, पुलिस उसे नहीं पकड़ सकती। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड MLA, अगर पार्लियामेंट का चल रहा है सेशन, वहां डिबेट चल रही है, उस ड्यूरेशन में पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर सकती, और ना ही उसे कोर्ट में किसी भी डेट के लिए बुलाया जाएगा। जो कुछ भी करना है आफ्टर दी सेशन, उसके बाद, बीच में नहीं। तो इवन वी हैव अ सर्टेन एक्सेप्शन फॉर आर्टिकल 14, बट दिस इज द ओनली आर्टिकल विच इज व्हाट? एब्सोल्यूट, दैट इज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कि अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में और किसी भी क्वांटिटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है भाई। अनटचेबिलिटी मींस व्हाट? सिंपली ये बोलना कि डोंट टच मी, ये तो एक एस्पेक्ट है ही, बट इवन समटाइम्स हम साइकोलॉजिकली अटैक करते हैं। कैसे? कुछ स्पेसिफाइड वर्ड्स बोल के, बिकॉज लाइक फॉर शेड्यूल कास्ट बहुत से एब्यूसिव वर्ड्स हम यूज करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स जो उनको डाउन दिखाते हैं, राइट। इवन इफ यू स्पीक दैट ऑल्सो, वो भी क्या है अपने आप में? अनटचेबिलिटी। समझ में आ रहा है? मतलब अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म, वर्बल एंड फिजिकल, किसी भी फॉर्म में अगर वो है तो वो अपने आप में क्या है? क्राइम है। क्यों? बिकॉज आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग वो कंप्लीटली क्या है? एबोलिश्ड। समझ में आ रहा है? ठीक है। बट रिमेंबर, इसका अपना कॉन्टेक्स्ट है। लेट्स से, ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं, दे बोथ आर फ्रॉम ओपन कैटेगरी, कल को लफड़ा हो गया उनके बीच में, कंप्लेन करेगा, ये मेरे को बोल रहा टच मत कर, इट इज व्हाट? प्रैक्टिस ऑफ
अनटचेबिलिटी, नो, इट इज इन दैट हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट जो चला आ रहा है आज से 2500 साल पहले से, ठीक है, ओनली फॉर द दलित्स। समझ में आया? ठीक है, सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग हमेशा होगा, ठीक है। एंड एट द एंड वी हैव आर्टिकल 18 विच टॉक्स अबाउट ऑफ टाइटल्स। सुना था पहले लोग टाइटल लगा, चौधरी, राजा, महाराजा, राय बहादुर, पाटिल, देशमुख, अब तो सरनेम बन गई ये, ठीक है। ये तरीका था, मतलब भाई लाइक पीपल वांट्स टू कैरी देयर लीगेसी कि हाँ भाई हमारे लोग क्या थे पहले, पाटिल थे, देशमुख थे, तो कहां लगा लिया उसको, सरनेम के अंदर। ये क्या थे पहले, टाइटल्स, ठीक है। तो टाइटल्स भी हमने क्या कर दिए, एबोलिश कर दिए। व्हाई? बिकॉज सी टाइटल्स अगर कोई लेके जाता कहीं पर भी, ठीक है, भले ही रियलिटी में कोई चेंज वो लाए या ना लाए, लेकिन सामने वाले के ऊपर साइकोलॉजिकली इंपैक्ट जरूर डालता है वो, ठीक है। तुम अपने आप को अज्यूम करो, तुम कहीं बैठे हुए हो, ठीक है, फॉर एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू, कोई एक पर्सन है, क्या बोले, आई बिलोंग टू दैट रॉयल फैमिली, ठीक है, तुम्हारा आदर है तो मोटिवेशन होगा ही होगा। पता है वो एक उदयन राजे भोसले है, ठीक है, पता है जब भी कोई चुनाव उनके लिए लड़ता होगा ना, आधा तो उसका डाउन वही है, मोटिवेशन भाई, बिकॉज दे स्टिल यूज दैट छत्रपति, दो लीगली अलाउड नहीं है, वो सिर्फ बैनर से प्रिंट करने के लिए होता है, ठीक है। इवन लेट से आदित्यनाथ योगी, रिमेंबर ऑफिशियली ही इज आदित्यनाथ योगी, बिकॉज वेन यू अटैच योगी, वो टाइटल है, वो भी अलाउड नहीं है। तो भले ही इन पब्लिक नाम क्या है, योगी आदित्यनाथ, बट इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इट इज आदित्यनाथ योगी, क्योंकि आप टाइटल्स को पब्लिकली यूज नहीं कर सकते, ठीक है। बिकॉज योगी अगर कोई लगाते हैं आप नाम से पहले अपने ऐसे टाइटल, क्या शो करता है, रिलीजियस सुपीरियर पर्सनल, वो शो ही नहीं करना है आपको इन पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। हाँ, सिर्फ इंडिया में दो टाइप के अलाउड है टाइटल्स, मिलिट्री एंड एजुकेशनल, क्योंकि वो आपको मिला नहीं है फ्रॉम योर पेरेंट्स, इट इज समथिंग यू अर्नड, अचीव्ड स्टेटस है वो आपका, ठीक है। क्या, किसका सरनेम है? योगी, जब भी आप टर्म योगी आप कुछ भी लगाते हो नाम से पहले ना, वो टाइटल होता है, सरनेम नहीं होता है, रिमेंबर। हाँ, वो अलग बात है, महाराष्ट्र बोर्ड वो लफड़ा है पूरा, वो कि फर्स्ट वी राइट आवर सरनेम, देन फादर्स नेम, राइट। हम अलग ही फॉलो करते हैं पैटर्न, और लिटरली ट्रबल बहुत होता है इससे इन द एग्जाम्स, इन द इंटरव्यूज, ठीक है। लाइक आई हैव अपीयर्ड फॉर 7 इंटरव्यूज एसएसबी, I still have 7 affidavits to prove कि आधार कार्ड पे जो बंदे का नाम है वो यही है जिसके नाम पे 10th की मार्कशीट है। हर टाइम प्रूव करना पड़ता हमें, ठीक है। Whenever I go for out of state examinations के लिए, तो होता क्या है, when you fill the form, आपको नाम रहना पड़ता है एज अ 10th क्लास के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट में। अब होता क्या, एग्जाम सेंटर पे जाओ किसी और स्टेट के अंदर, और वो आधार कार्ड देखते हैं और नाम और एडमिट कार्ड डिफरेंट साइड में हो जाओ, वो 10 मिनट चेक करेंगे, भाई तू कहां से है, क्या है, ठीक है। जब देख लेंगे एड्रेस कि हाँ महाराष्ट्र से, ये वहां के बोर्ड का है, तब जाओ अंदर, तो वो अलग मसला है हमारा, ठीक है। वो उसके लिए चीजें बहुत अलग चलती हैं, ठीक है। तो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, इज इट क्लियर? ठीक है। सो दिस इज हाउ, हमने क्या बात की, हाउ वी एस्टैब्लिशेस इक्वालिटी। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब पता है इक्वालिटी के टर्म्स में अभी एक चीज बहुत न्यूज में आ रही है, सुना होगा, अबाउट वक्फ बोर्ड। क्या है ये? यस, बोलिए, सही था, बोल भाई, ठीक है। एक एंडोमेंट बोर्ड जो रिलीजियस चैरिटेबल प्रॉपर्टीज हैं, किसकी, मुस्लिम्स की, उसे करता है मैनेज, दैट इज कॉल्ड योर वक्फ बोर्ड। अभी जो रिसेंट में गवर्नमेंट ने क्या लेकर आया इसके अंदर अमेंडमेंट, उस अमेंडमेंट में यह लिखा हुआ था कि वक्फ बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम जो लोग हैं वो भी अपॉइंट होंगे। क्या होंगे? अपॉइंट होंगे।
नाउ मेनी पीपल आर सेइंग कि सही बात है भाई, एज पर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एवरीवन शुड हैव इक्वल राइट, बिकॉज ये वर्क बोर्ड बनाता कौन है? गवर्नमेंट फॉर्म करती है, ठीक है। बट रिमेंबर इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है, जो भी बॉडी किस लिए फॉर्म की जाएंगी? रिलीजियस पर्पसेस के लिए, उसमें ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, उसमें सिर्फ होंगे उसी रिलीजन के लोग। ये है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि न्यूज में भी था। यहां तक पूरा क्लियर, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या बात की? इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। नो वन इज अबोव द लॉ एंड फॉर एवरीवन लॉज आर सेम, इक्वल। और दूसरा कि अगर लेट से हमारे यहां पे लॉजिकल बेसिस पे डिफरेंशिएशन है, तो हर एक ग्रुप पे वो लॉस क्या होंगे? इक्वली एप्लीकेबल फॉर दोज रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। तो हमने बात की इनकम टैक्स वाले के बारे में। सेकंड क्या था? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, बाय बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द कॉमन पब्लिक, ठीक है। ये किस कॉन्टेक्स्ट में कि भाई जो भी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स लाएगी उनके लिए, और इनके रिगार्डिंग कि भाई आप किसी को रोकोगे नहीं, कहां पे? किसी भी पब्लिक प्लेस के एक्सेस करने से। समझ में आया? फिर किसकी बात की हमने यहां पे? आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर इक्वालिटी। 17 एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड 18 एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द आर्टिकल 19 से उसके आगे जो चीजें हैं वो क्या है, ठीक है। इट इज राइट टू फ्रीडम, ठीक है। अब ये राइट टू फ्रीडम में किस किस टाइप की फ्रीडम है? रिमेंबर वापस वही चीज आने वाली है, क्या ये फ्रीडम एब्सोल्यूट है क्या, कि मेरा जो मन आएगा मैं वो बोलूंगा? है पॉसिबल? नहीं, बिकॉज डिस्कस किया हमने, एक्सेप्ट फॉर आर्टिकल 17 कोई भी आर्टिकल एब्सोल्यूट नहीं है फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। चलो फिर भी भाई जो चीजें हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं ये उसका एग्जाम्पल ही है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है भाई, समटाइम्स यू एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक, ऑन एक्स, ठीक है, करते ना वहां पे। तो एग्जैक्टली हम क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑलरेडी क्या दिया हुआ है उसके रिगार्डिंग आर्टिकल 19 के अंदर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, किसी भी फॉर्म में, रिटन हो, वर्बल हो, या फिर किसी पिक्चर के फॉर्म में, कार्टून के फॉर्म में भी। लाइक बाल साहब ठाकरे, ही वॉज अ कार्टूनिस्ट, ठीक है। तो वो जो भी अपना व्यू करते थे प्रेजेंट, इट वॉज इन अ फॉर्म ऑफ कार्टून। तो इवन दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और इवन फ्रीडम ऑफ प्रेस भी किसमें आता है? इन दिस ओनली, नंबर 1। सेकेंड कौन सा है? असेंबल पीसफुली, ठीक है भाई, मुझे किसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना हो, ठीक है, या कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना हो, तो कैन आई असेंबल? यस, बट इट शुड बी व्हाट? पीसफुल। थर्ड, टू फॉर्म एसोसिएशंस, मुझे अपना चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर्म करना है, मुझे अपनी कंपनी फॉर्म करनी है, ठीक है, एक एनजीओ फॉर्म करना हो, अपना लेबर यूनियन फॉर्म करना हो, ठीक है, कोई भी चीज फॉर्म करनी हो, अगेन आई हैव व्हाट? इट्स राइट अंडर आर्टिकल, ठीक है। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया में आप कहीं भी जा सकते हो, घूमने के लिए भी, रहने के पर्पज से भी, ठीक है, और अल्टीमेटली कि भाई इवन यू हैव अ राइट टू चूज योर ओन ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेसेस, ठीक है। सब कुछ लिखा है, लेकिन सब कुछ एब्सोल्यूट है क्या? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, दो यू हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन ये एक्सट्रीम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हो, लेट से, ठीक है, अगर आप किसी और का जो रिलीजन है उसके अगेंस्ट हेट स्पीच देते हो, क्या देते हो? हेट स्पीच अलाउड होगा? नहीं, ठीक है। किसी भी हमारा जो फ्रेंडली कंट्री है इंडिया का, फॉर एग्जाम्पल जब ये स्टार्ट हुआ इजराइल पैलेस्टाइन वॉर, सुना, ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत से लोग इंडिया में इजराइल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट ने बैन किया। क्यों? बिकॉज इजराइल क्या हमारा फ्रेंडली नेशन है। समझ में आया? ठीक है। तो भाई आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कब तक? जब तक आप लिमिट्स के अंदर हो, ठीक है। सेकेंडली क्या है?
assemble peacefully, but only during the general circumstances. कोविड-19 आया था, मेरे को अपना राइट चाहिए, आई वॉन्ट टू असेंबल इन पब्लिक, अलाउड होगा नहीं, बिकॉज उसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग जनरल सिनेरियोज और सर्कमस्टांसेस, नॉट इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन. एक टर्म्स ना कर्फ्यू, ठीक है भाई, कर्फ्यू कब इंपोज होता है? जब वहां पे आती है कुछ एबनॉर्मल सिचुएशन, उस टाइम पे इस राइट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. या फिर आप असेंबल किस चीज के लिए हुए हो? किसी को मारने के लिए. मॉब लिंचिंग टर्म सुना है, ठीक है. तो अगर आप मॉब लिंचिंग के लिए इकट्ठा हुए हो, या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का अगर आप काम ऑब्स्ट्रक्ट करते हो इन बिटवीन, ठीक है. अभी रिसेंट में हुआ इन महाराष्ट्र ओनली, किसी एक जगह पे लोग गए, ठीक है, इन द ऑफिस ऑफ महावितरण, और आग लगा दिया, है ना, ठीक है. तो ये क्या काम होगा? लीगलाइज्ड नहीं. आपने फॉर्म किया, आप असेंबल हुए, नो वरीज, यू कैन गो टू देयर ऑफिस एंड लॉज योर कंप्लेंट कि हाँ भाई लाइट बहुत कट हो रही है आजकल, आग लगा दिया, ठीक है. सेकेंड कौन सा है? फॉर्मिंग एसोसिएशन. सी, you have a right to form the association but not a right to get registration. Let's say भाई अगर कोई भी आपको फॉर्म करना है, एनजीओ फॉर्म करना है, कोऑपरेटिव फॉर्म करना है, कुछ भी कंपनी फॉर्म करना है, उसके लिए कुछ क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन एंड मिनिमम क्राइटेरिया. लेट्स अगर आप वो फुलफिल ही नहीं कर रहे हो तो क्या आपका फॉर्म होगा रजिस्टर? नहीं. तो दो यू हैव अ राइट टू फॉर्म बट नॉट अ राइट टू गेट इट रजिस्टर्ड. वो कब होगा रजिस्टर्ड? जब आप पूरा क्राइटेरिया फुलफिल करोगे, ठीक है. वो हो गया. देन मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सेप्ट कौन से एरियाज में? शेड्यूल एरियाज के अंदर. कहां पे? शेड्यूल एरियाज मोस्टली वो एरियाज है जहां पे ट्राइबल्स रहते हैं. कौन रहते हैं? ट्राइबल्स, ठीक है. आप किसी और पार्ट ऑफ इंडिया में जाओ, नो वरीज, ठीक है. बट इफ यू गो इनटू अ शेड्यूल एरिया एंड स्पेशली लाइक योर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है. इवन इफ यू गो टू द अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है, नॉर्मली वहां पे यू कैन रोम फ्रीली, बट वहां पे कुछ एरियाज क्या होते हैं डेजिग्नेटेड, काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्टेड. वहां जाना है, यू नीड अ काइंड ऑफ लाइसेंस. उसके टर्म होता है इनर लाइन परमिट. क्या बोलते हैं उसको हम? इनर लाइन परमिट. लेट्स से इफ यू गो टू नागालैंड, ठीक है भाई, नागालैंड का जो कैपिटल है वहां तो यू कैन गो, बट लेट्स से इफ यू वांट टू गो इनटू अ त्वेंसांग डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ा हॉटस्पॉट वहां का, वहां जाना है, पहले क्या अप्लाई करना पड़ेगा? आईएलपी के लिए. वंस यू गेट इट देन ओनली यू कैन गो देयर. अब ये क्यों रखा गया रेस्ट्रिक्शन? सो दैट इन जो कम्युनिटीज का जो यूनिक कल्चर है उसको प्रिजर्व किया जा सके. ये उस लिए प्रोवाइड किया गया ये सेफ गार्ड उन्हें, ठीक है. साथ साथ रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, वापस क्या है एक्सेप्शन? शेड्यूल एरियाज. समझ में आ रहा है, ठीक है. और रिमेंबर जब हम बात करेंगे मूव फ्रीली के बारे में ना, तो जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, क्या होते हैं? हैबिचुअल ऑफेंडर्स, मतलब जिन्होंने बार बार क्राइम किया हो, उनके लिए ये राइट क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड. दे कैन नॉट मूव फ्रीली. क्रिमिनल्स, ठीक है. और अगर हम रिजाइड वगैरह की बात करें तो इस कॉन्टेक्स्ट में दोज हु आर दी प्रोस्टिट्यूट्स, ठीक है, तो उनके लिए यहां पर भी नॉर्म आ जाता है कि उनके लिए भी ये जो राइट है उनसे वापस लिया जा सकता है. इट इज रेस्ट्रिक्टेड फॉर देम. एंड एट द एंड यू हैव प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन, यस, बट विच इज लीगल, ठीक है. चरस, गांजा, गन्स का स्मगलिंग करना है, सर मेरा प्रोफेशन है, वो कैन नॉट बी अलाउड, ठीक है. नंबर वन कि ओनली कौन सा अलाउड होंगे प्रोफेशंस? लीगल. और इसमें एक और चीज है, लेट्स से अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी सेक्टर को मोनोपोलाइज कर सकती है. क्या कर सकती है? मोनोपोलाइज. लेट्स से सर मेरे को एक यहां पे खोलने का है न्यूक्लियर पावर प्लांट, यू कैन डू इट एज पर आर्टिकल 19, बट गवर्नमेंट का क्या रूल है कि दैट कैन बी डन ओनली बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. समझ में आया? रेलवेज सिर्फ कौन करेगा ऑपरेट इंडिया में?
गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये दो चीजों को बस आपका क्या है वहां पे रिस्ट्रिक्शन है। नंबर वन, इट शुड बी व्हाट, लीगल। दूसरा, गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी ऑक्यूपेशन को मोनोपोलाइज कर सकती है, लाइक बिफोर 1990s टेलीकम्युनिकेशन, इंडिया में वी हैड ओनली वन चैनल, दूरदर्शन, ओनली वन टेलीकॉम कंपनी, BSNL। समझ में आया? और गवर्नमेंट ने क्यों किया? बिकॉज उनके पास राइट था कि आर्टिकल 19 में वो लिखा हुआ है, इफ गवर्नमेंट वांट्स दे कैन इंपोज दोस काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग टू योर आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 1020 बड़ा यूनिक है। कौन सा? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। ठीक है, कि भाई आपको किन किन केसेस या सिनेरियोज में अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर 3 राइट्स आती हैं। ठीक है, बस नाम बड़े बड़े, बाकी उसका इजी है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो, नो डबल जियोपार्डी, एंड थर्ड, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मीन्स व्हाट? फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो। टर्म बहुत बड़ा है, मीनिंग बड़ा इजी है। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डाउरी सुना है? दहेज। ठीक है, दहेज कब इंडिया में हुआ प्रोहिबिटेड? 1961। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कब आया? 1961 में। ठीक है, मतलब यह है कि अब जो भी लोग इस लॉ के आने के बाद डाउरी लेंगे वो जेल जाएंगे। अब लेट से जिन लोगों ने इससे पहले डाउरी लिया हुआ है उन पे इस लॉ के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं होगा। क्यों? क्या उस टाइम पे वो एक्टिविटी क्राइम थी क्या? नहीं। अब क्राइम हुई ना वो, तो वो कब से लागू होगा? जिस दिन से लॉ एप्लीकेबल हुआ है उसके बाद से अगर कोई एक्टिविटी करता है, सिर्फ उसके लिए, नॉट फ्रॉम अ प्रीवियस डेट, नॉट फ्रॉम अ प्रीवियस डेट। बट रिमेंबर, ये जो आपको प्रोटेक्शन है इट इज ओनली इन द मैटर ऑफ क्रिमिनल लॉज, और दूसरा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स से ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, यू बिकेम अ ब्यूरोक्रेट और क्या ले लिया? ब्राइब। क्या ले लिया? ब्राइब। ठीक है, अब जब आप ब्राइब लोगे तो आपके ऊपर एक तो शुरू होगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, ठीक है, एक्ट के अगेंस्ट एक्शन, नंबर 1। दूसरा, जो आपका डिपार्टमेंट है क्या करेगा? आपको सस्पेंड कर देगा। अब तुम बोलोगे ये क्या चल रहा है भाई? ठीक है, होना क्या चाहिए था? राइट, कि भाई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मैंने ब्राइब लिया, नो डाउट, लेकिन मेरे पर एक और एक्शन क्यों हो रहा है? रेस करोगे क्वेश्चन? ठीक है, यू कैन नॉट। हाँ, अगर ये होता कि एक ही बार ब्राइब लिया और उसके बाद क्या होता आपको 2 बार पनिशमेंट, ये अलाउड है? नहीं। और ये क्या है आपका? नो डबल जियोपार्डी, कि किसी भी एक क्राइम के लिए यू विल नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस। ठीक है, बट सिर्फ किस कॉन्टेक्स्ट में? जुडिशियल, डिपार्टमेंटल एक्शन होता है, गारंटी नहीं है भाई उसकी यहां पे। समझ में आ रहा है? ठीक है, फाइन इंपोज हुआ वो अलग चीज है। तो इट इज हाउ कि ये क्या रहा आपका? नो डबल जियोपार्डी, एंड द लास्ट वन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, कभी देखा है कि मतलब कोर्ट में कोई केस चल रहा हो और वहां पे जो एक्यूज्ड है वो बोले कि हाँ मैंने क्राइम किया है, और जज मान भी ले? नहीं होता कभी भी, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है। क्यों? बिकॉज पॉसिबल है इन अ पुलिस कस्टडी, पुलिस उसको इतना मारे, वो क्या बोले, भाई मार खाने से अच्छा क्या मैं कबूल लूं, 2 साल जेल में रहूंगा वही पीसफुली। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए क्या रखा गया इसको? रेस्ट्रिक्टेड, कि नहीं ये अलाउड नहीं है। हाँ, अगर कोई फिजिकल एविडेंस चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कोई क्राइम सीन से कुछ मिला एविडेंस, वो मैच करना है, तो आपका डीएनए सैंपल, ठीक है, आपका राइटिंग सैंपल या वॉइस सैंपल चाहिए, देना पड़ेगा वो। समझ में आया? हाँ, खुद के अगेंस्ट यू कैन नॉट एक्सेप्ट कि हाँ मैंने क्राइम किया हुआ है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ये किसके अंदर दिया आपका? आर्टिकल 20। क्लियर हो रहा है यहां तक पूरा? ठीक है, तो दिस इज हाउ भाई चीजें काम करती हैं। सबसे ब्रॉडेस्ट आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल तो एक है, इसके ना राइट्स 40 हैं। कितना? 40 राइट्स के आसपास है। एक्चुअल में ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए। किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या सोचती है बताया जब भी,
उसको जब मन कर रहा होता है। कोई नया राइट्स आजकल ऐड ही नहीं हो रहा भाई, ठीक है भाई, इनको केसेस चाहिए लड़ने के लिए, जज क्या बन के करेगा वो, क्या करेंगे, कुछ न कुछ बोलेंगे, अच्छा आज से ये चीज क्या हो गई, फंडामेंटल राइट। अब प्रॉब्लम ये कि बाकी सारे आर्टिकल्स का क्या है, कॉन्टेक्स्ट बहुत ही स्पेसिफिक है, ये आर्टिकल बड़ा ब्रॉडर है। ये क्या बोलता है, राइट टू प्रोटेक्ट लाइफ, ठीक है, एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। अब लिबर्टी के नाम पे इट कैन बी एनीथिंग ना, ठीक है। मुझे चाहिए क्लीन एनवायरमेंट, क्या है आपका फंडामेंटल राइट, समझ में आ रहा है। आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड, फंडामेंटल राइट, समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे राइट्स क्या किए इसके अंदर, डिफाइन किए हुए, ठीक है। अब देखते हैं एग्जैक्टली लिखा क्या है। फर्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ है यहां पे, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड योर पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। फर्स्ट ये समझते हैं कौन सा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। नाउ देखो ये आर्टिकल ना इवॉल्व हुआ है, क्या हुआ है, इवॉल्व, ठीक है। इसमें पहले ये लिखा हुआ था, ठीक है, कि रूल ऑफ लॉ के अलावा आपकी लाइफ आपसे नहीं छीनी जा सकती। मींस व्हाट, ठीक है, पुलिस आपको एनकाउंटर में मारे वो इलीगल होगा, क्या होगा वो, इलीगल, ठीक है। क्यों, बिकॉज भाई लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट देने का अथॉरिटी किसके पास है, विद द जुडिशरी। हाँ, इफ जुडिशरी वांट दे मे गिव यू व्हाट, डेथ पेनल्टी, वो दे सकती है। क्यों, बिकॉज BNS और जो पहले क्या था IPC, इंडियन पिनल कोड, उसमें लिखा है डेथ का ऑप्शन, यस इट कैन बी गिवन। तो क्या बोला गया कि यू हैव अ प्रोटेक्शन ऑफ योर लाइफ अंटिल एंड अनलेस लॉज वो आपसे अधिकार आपसे नहीं छीनता है। तो समझ में आ रहा है, मतलब पता है बहुत बार जब पुलिस एनकाउंटर करती है वी अप्रिशिएट कि क्या कर दिया, इंस्टेंट जस्टिस, राइट, बट एक्चुअली इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्या है वो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बिकॉज इसमें क्लियर लिखा हुआ है लॉ के अलावा आपकी लाइफ कोई और नहीं ले सकता। अगर लॉ में लिखा हुआ है कि हाँ इस स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए क्या मिलेगी आपको, डेथ पेनल्टी, तो बस उसके थ्रू ही आपकी लाइफ छीनी जा सकती है, और इसके अलावा कोई अदर मीन है नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके टर्म हम यूज करते हैं, जो एनकाउंटर्स होते हैं ना उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। क्या बोलते हैं उसको हम, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, कि जुडिशरी के अलावा जब एग्जीक्यूटिव, पुलिस, आर्मी जब ये लेती है एक्शंस, ठीक है, तो वो कौन से एक्शंस होते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, और वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज पर आर्टिकल 21। समझ में आया, ठीक है। मतलब ये कि भाई एग्जीक्यूटिव जो है हमारे यहां की, दैट मींस गवर्नमेंट, पुलिस, ये आपकी लाइफ आपसे नहीं छीन सकती। समझ में आया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लाइफ कौन छीनेगा, आपका लॉ, ठीक है। मतलब सर कल को पार्लियामेंट उठेगी, कोई भी लॉ बना देगी कि तुमने किसी को रोस्ट किया, डेथ पेनल्टी, लाइक कुणाल कामरा, है ना पॉसिबिलिटी। क्या बोला गया है कि लॉ कैन डू इट, ठीक है, तो लॉ बना दिया वैसा कि भाई इफ यू और इफ समवन रोस्ट एनीवन, ठीक है, क्या कर दिया उसको, डेथ पेनल्टी। अगेन सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो भी आप पनिशमेंट दे रहे हो इट शुड बी व्हाट, प्रोपोर्शनेट। क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट, मतलब वो क्राइम उतना होना चाहिए हीनियस जिसके लिए डेथ पेनल्टी दिया जाए, वो जस्टिफाइड हो। रोस्ट करने के लिए, चोरी करने के लिए क्या डेथ पेनल्टी लॉजिकल है क्या, नहीं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को और स्ट्रांग बनाया, किसको, इस आर्टिकल को, कौन सा आर्टिकल 21। समझ में आया, ठीक है। और ये भी बोला किसी सिर्फ राइट टू लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है, उस लाइफ में क्या होना चाहिए, एलिमेंट ऑफ लिबर्टी, बिकॉज लाइफ तो जीता है स्लेव भी, एक स्लेव है, लाइफ तो भी जी रहा है ना, लेकिन क्या वो लाइफ वर्दी है क्या, नहीं, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे किसकी बात आती है, पर्सनल लिबर्टी की। बस इसी नाम पे उन्होंने ठोक दी सारे फंडामेंटल राइट्स इसके अंदर, एवरीथिंग, ठीक है, सब आ गया। एंड देन आर्टिकल 21A, ये सिंपल राइट टू एजुकेशन, ठीक है। तो अगेन इसके बारे में वही है कि भाई जो भी हमारे यहाँ पे प्राइमरी लेवल ऑफ स्कूलिंग है, ठीक है, फ्रॉम 6 to
14 इयर्स के एज के लिए, इसमें आपका ये फंडामेंटल राइट है। एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट क्या ऑपरेट करती है, गवर्नमेंट स्कूल्स। और हर एक प्राइवेट स्कूल में 25% सीट्स क्या होती हैं, रिजर्व्ड फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, क्यों? बिकॉज ये क्या है, आपका फंडामेंटल राइट। अगर आपके नियरेस्ट को स्कूल नहीं है, भाई तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो उस चीज के लिए कि भाई मेरे घर के 5 किलोमीटर के रेंज में या 10 किलोमीटर के रेंज में कोई स्कूल नहीं है। यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, क्या बोल के, इट इज अ वायलेशन ऑफ माई फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21A। या फिर स्कूल में क्या हो जाए, एडमिशन डिनाइड कास्ट के लिए, रिगार्डिंग टू योर रिलीजन। ठीक है, तभी भी इस आर्टिकल 21A को यूज किया जा सकता है। नाउ रिमेंबर, ये आर्टिकल प्रेजेंट नहीं था ओरिजिनली, इसको बाद में क्या किया गया है, इंसर्ट किया गया है विद द हेल्प ऑफ 86th अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 2002। एंड एट द एंड यू हैव अ आर्टिकल 22। अगेन यहां भी वही मामला है, जब पुलिस आपको अरेस्ट कर ले तो, ठीक है, तो ये जो राइट्स आते हैं ना यहां पे, वो सब 22 में लिखे हुए हैं। सुना होगा बहुत बार, आई वॉन्ट टू टॉक टू माई लॉयर। भाई वो आपका एफआर है किसके अंदर, आर्टिकल 22 के अंदर। ठीक है, तो होता क्या है जनरली कि जब कभी भी पुलिस आपको अरेस्ट करती है, देखो अरेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूनिटिव, एक होता है प्रिवेंटिव। कौन सा, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। ठीक है भाई, प्यूनिटिव जो हम जानते हैं क्राइम होने के बाद, ठीक है, एंड समटाइम्स आपको क्राइम होने से पहले भी क्या कर सकते हैं ये लोग, डिटेन। मतलब किसी ने भविष्यवाणी की थी क्या ये क्राइम करने वाला है, जब एक्चुअल में लगता है कि इसको लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को कि आपका पब्लिक लाइफ में होना मे डिस्टर्ब दी सिचुएशन, वो आपको पहले ही आप घर में कर देंगे हाउस अरेस्ट। ये कहां पे हुआ था पता है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, सुना इसके बारे में, आर्टिकल सुना ये टर्म, ठीक है, जिसके थ्रू क्या था, उनके पास स्पेशल स्टेटस। रिमेंबर द ओनली स्टेट जिसका अपना फ्लैग था, ठीक है, जिसका अपना अलग संविधान था, मतलब यहां का वहां पे था एप्लीकेबल, बट साथ साथ उनके अपने भी अलग क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और मतलब 1965 तक तो वहां पे ये था कि उनका जो गवर्नर जो है, गवर्नर, इट वाज इक्विवेलेंट टू राष्ट्रपति, टाइटल वाज लाइक दैट। ठीक है, कौन है भाई, यहां देख ले यार। ठीक है, इवन दैट वाज इक्वल, मतलब इतना क्या मिला हुआ था इनको, स्पेशल स्टेटस। ठीक है, पता है इनके अपने अलग क्या हुआ करते थे, फंडामेंटल राइट्स। राइट, नाउ इमेजिन गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं दिस विल नॉट वर्क, और क्या हुआ 2019 में हटा दिया, नॉट एबोल्यूशन, एब्रोगेशन। आर्टिकल आज भी है, बस उसका जो क्या है एप्लीकेशन वो बंद हो गया, एब्रोगेशन टर्म यूज करेंगे हम। ठीक है, अब जब गवर्नमेंट ने किया तो गवर्नमेंट नोज दिस थिंग वेरी वेल कि जैसे करेंगे जो जितने भी क्या है वहां के पॉलिटिशियंस सब रोड पे आ जाएंगे कि ये क्या है हमारा हक और अधिकार, ये बोल के करे। उसने क्या कर दिया उनको वहां पे हाउस अरेस्ट, क्या बोल के कि अगर ये बाहर रहे पॉसिबली सिचुएशन में गो आउट ऑफ कंट्रोल। कहीं पे अगर राइट्स, कहीं दंगा वगैरह हो जाता है तब भी यही होता है, दंगा जैसे हुआ उस एरिया में तो जितने भी पब्लिक लीडर्स हैं एंड स्पेशली रिलीजियस लीडर्स, पहले क्या करते हैं उनको हाउस अरेस्ट कि इनको बाहर निकलने मत दो। अगर ये बंदा बाहर रहा सिचुएशन और भी बिगड़ सकती है। ठीक है, तो इन दोनों के रिगार्डिंग क्या है, प्रोविजन दिए हैं आर्टिकल 22 के अंदर। ठीक है, लेट्स से आपने कोई क्राइम किया और अगर उसके बाद आपको पुलिस अरेस्ट करने आती है, कौन कौन से राइट्स हैं। नंबर 1, यू हैव अ राइट टू नो कि आपको किस ग्राउंड्स पर अरेस्ट किया जा रहा है, किन ग्राउंड्स पर अरेस्ट किया जा रहा है। नंबर 2, ठीक है, यू हैव अ राइट टू इन्फॉर्म, किसको, अपने फैमिली फ्रेंड्स। ठीक है, फैमिली फ्रेंड्स जो कोई भी है। नंबर 3, यू हैव अ राइट टू कंसल्ट विथ योर लॉयर। ठीक है, एंड नंबर 4 कि जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करेगी विद इन
24 hours they have to present you in front of magistrate. समझ में आया? अब मैजिस्ट्रेट अगर बोलता है कि हाँ ठीक है, इसको अरेस्ट जो किया हुआ है ठीक है, इसको रखो और लंबे टाइम जेल में, एक टर्म सुना होगा जुडिशियल कस्टडी, सुना है टर्म ये? ठीक है, ये कब होता है? जब कोर्ट देती है ऑर्डर कि कीप दैट पर्सन इन कस्टडी। और जो स्टार्टिंग के 24 आवर्स रखा था पुलिस ने अपने पास, वो क्या होती है? पुलिस कस्टडी, राइट? जब कोर्ट दे दे ऑर्डर, क्या बन जाएगा वो? जुडिशियल कस्टडी, ठीक है? बट डोंट वरी, आवर पुलिस हैव अ बोलते ना एक्स्ट्रा पावर्स. व्हाट दे डू, दे गो एंड अरेस्ट पीपल ऑन सैटरडेज बिकॉज कोर्ट डज नॉट डू वर्क ऑन संडेज. और शार्पली काम करते हैं, बताइए ये लोग, मतलब ना किसी को करना हो, मतलब करना हो टॉर्चर, दे नीड एटलीस्ट एक दिन टाइम चाहिए होता है वहां पे, ऐसी जगह पकड़ते हैं उसको, ठीक है? और लेट्स से दे आर सीइंग, ओह पब्लिक हॉलिडे भी आ रहा है बीच में, राइट? लेट्स से शनिवार पब्लिक हॉलिडे है, संडे छुट्टी है, दे विल कम ऑन फ्राइडे, वो भी शाम को आएंगे 6 बजे के बाद, बिकॉज कोर्ट बंद हो जाता है. क्योंकि बाबा कोर्ट ने बोला है ना भाई, जब तूने उसको अरेस्ट किया दोपहर में 2 बजे एंड यू नो कि छुट्टी है 2 दिन, हम तो काम करते 6 बजे तक, तो तुम कब क्यों नहीं है वहां पे? जाले कोई बात नहीं, हम रात को जाएंगे, ठीक है? तो अगेन वो आपकी कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, वो एक्सेप्शन है. तो ये तो किसका पार्ट हो गया कि जब क्या करे पुलिस आपको प्यूनिटिवली डिटेन करती है, तो ये क्या होंगे आपके राइट्स, ठीक है? नाउ व्हाट इफ क्या अरेस्ट किया गया आपको? प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया. रिमेंबर, उसके लिए पहले बनना पड़ेगा वीआईपी, तुम्हें कोई नहीं करने वाला, ठीक है? अनटिल एंड अनलेस तुम्हारा कुछ वेटेज हो इन अ पब्लिक लाइफ, ठीक है, उसके बिना प्रिवेंटिव जो डिटेंशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है? अब प्रिवेंटिव डिटेंशन में होता क्या है? लेट्स अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया है ना, 3 मंथ्स तक आपको डिटेन करके रखा जा सकता है, 3 मंथ्स तक. नो नीड टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ जुडिशरी, कोई नीड नहीं है, ठीक है? हाँ, सिर्फ इसमें आपका एक अधिकार होता है, ये राइट टू नो, भाई अरेस्ट किया क्यों है, ठीक है? एक्सेप्ट फॉर दिस राइट आपके पास कोई और अधिकार नहीं होता है, ठीक है? नाउ 3 मंथ्स आपको डिटेन किया, ठीक है? फिर क्या होता है पता है? एक कमिटी आती है, हाई कोर्ट की जजेस की कमिटी आती है टू चेक. उनको लगता है कि हाँ उसको और रखो अपने पास, दे कैन एक्सटेंड बाय 3 मंथ्स और मतलब 6 मंथ्स. समझ में आ रहा है? तो मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग का ऑलमोस्ट राइट इनके पास नहीं होता है. किस केस में? अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है? तो वी हैव 2 टाइप, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव, ठीक है? क्लियर हुआ? राइट, चलो ये तो हो गया राइट टू फ्रीडम, कि किस तरीके से आपको फ्रीडम एंड डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट. देन यू हैव व्हाट? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है? देखो भाई, एक्सप्लॉयटेशन के जो फॉर्म्स यहां पे रखे गए हैं, दैट इज नंबर 1 ह्यूमन ट्रैफिकिंग. व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन ट्रैफिकिंग? like a commodities, buying and selling of human beings like a commodities. वो क्या होता है आपका? human trafficking. and the second one is your forced labor. एक टर्म सुना होगा, बेगार, ठीक है? तो मतलब बेगार ऐसा है कि भाई आप काम तो करो बट यू आर नॉट गेटिंग अ मनी इन रिटर्न. और एक्चुअल में ये सिस्टम बहुत प्रिविलेंट था पहले, जब जमींदार हुआ करते थे. कौन? जमींदार, ठीक है? बिग लैंडलॉर्ड्स, बाद में कन्वर्ट हो गए वो, ठीक है? तो उस टाइम पे ये रूरल इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है? इवन एक और टर्म आता है बॉन्डेड लेबर. पैसा मिल रहा है बट यू आर बाउंड टू वर्क देयर, कॉन्ट्रैक्ट, वो भी होता है. बट इवन नॉट फॉर दैट इंडिविजुअल जो उसी जनरेशन का है. एग्जाम्पल क्या आज के टाइम पता है? कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स, कॉर्पोरेट वाले, कि 3 साल काम करना ही है यहाँ पे. बट होता क्या है? दे मैनिपुलेट द वर्डिंग्स, इसलिए वो इसके अंदर नहीं आ पाता. किसके अंदर? आर्टिकल 23, ठीक है? तो आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स बेगार, बॉन्डेड लेबर, ठीक है? और अगर आपको कोई आपके विल के बिना काम करवाए, दैट इज कॉल्ड योर फोर्स्ड लेबर.
ये तीनों ही चीज क्या है इसके अंदर, प्रोहिबिटेड, ठीक है। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो भाई इंडिया में जो हमारा आर्टिकल 24 है, इट रेस्ट्रिक्ट द चाइल्ड लेबर। देखो नॉर्मली व्हाट वी से कि सर 18 इयर्स तक के बच्चों को काम करना अलाउड नहीं होता है, इट इज ओनली 14 से ऊपर अलाउड है, ठीक है। बट किस में, नॉर्मल, नॉन हजार्डस, कौन सा, नॉन हजार्डस, लाइक फैक्ट्रीज के अंदर या जहां पे फायर क्रैकर्स बन रहे होते हैं, माइंस हो गए, ठीक है। तो उनमें 18 प्लस रिक्वायर्ड है, बट अगेन नॉर्मली अगर कोई काम कर रहा है एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट तो अलाउड है। हाँ, एक यूनिकनेस है इसके अंदर, दोज हु आर इन्वॉल्व इन द स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मूवीज में, ठीक है, एंड ईदर इफ यू आर इन्वॉल्व इन अ फैमिली बिजनेस, ठीक है। ये 3 ग्राउंड्स पे एक्सेप्शंस है। और एक्सेप्शन क्यों है, मतलब वहां पे डिफाइन किया हुआ है कि ठीक है आप इन तीनों एक्टिविटीज में यू कैन एंगेज एनीवन हु इज बिलो 14, बट जो मिनिमम क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट इतना स्कूलिंग आवर पूरा होना चाहिए, ठीक है। बस उस ग्राउंड पे ये एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, किसके अंडर, 24, क्लियर है, ठीक है। तो उसके लिए एक्ट में अलग से एक्ट भी है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट, ठीक है। तो उसके अंदर वो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये था आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप फटाफट फ्रॉम आर्टिकल 14, ठीक है। फर्स्ट क्या था, इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी, 17 ऑफ अनटचेबिलिटी एंड 18 एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। देन आर्टिकल 19 क्या था, फर्स्ट आर्टिकल 19 में वेरियस काइंड ऑफ फ्रीडम्स, ठीक है। फर्स्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, फॉर्मिंग एसोसिएशंस, ठीक है, रोमिंग थ्रू आउट द इंडिया, residing any part of India and adopting any kind of occupation, trade or business, ठीक है। आर्टिकल 20 इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन है, 3 राइट्स कि भाई ये जो आप क्या होंगे, क्रिमिनल लॉज कब से एप्लीकेबल होंगे, जिस दिन से लागू हुए हैं उस दिन से, ठीक है। फिर क्या था उस साथ में उसके, नो डबल जियोपार्डी, एक क्राइम के लिए दोबारा पनिशमेंट नहीं होगी, एंड थर्ड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब क्या, खुद के अगेंस्ट आप एविडेंस नहीं बनोगे। 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, द मोस्ट ब्रॉडेस्ट, 21A राइट टू एजुकेशन, एंड आर्टिकल 22 प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन। 2 टाइप, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव, और दोनों ही डील होते हैं आर्टिकल 22 के अंदर। एंड देन यू हैव आर्टिकल 23 which prohibits human trafficking and forced labor, and 24 talks about the prohibition of children's or child labor in short. बहुत सारे, 14 नहीं 40 के आसपास राइट्स हैं, हाँ, और वो लॉज नहीं राइट्स हैं, ठीक है। चलो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है ना। देखो वी सिंपली से कि हाँ ठीक है हमें वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है, बट वो किस किस फॉर्म में है, देखो यहां पे दिया हुआ है बहुत से टर्म्स, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है। भाई एवरी वन ऑफ अस नो कि 25 में क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, लेकिन ये फिर टर्म्स क्या है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे ना, इट विल बी ऑन दीज टर्म्स कि इनका स्पेसिफिक मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्या दिया हुआ है, कंसाइंस, ठीक है, कि एज ए इंडिविजुअल यू कैन होल्ड एनी वैल्यू विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। भाई तुम्हें किस जो फिलॉसफी बिलीफ रखना है नहीं रखना है, इट इज ऑन यू, ठीक है। तो इट इज अबाउट योर पर्सनल बिलीफ, समझ में आया। दूसरा प्रोफेशन मतलब क्या, कि यू कैन डिस्क्लोज दैट आइडेंटिटी, आई एम अ फॉलोवर ऑफ हिंदुइज्म, फॉलोवर ऑफ इस्लाम, फॉलोवर ऑफ सिखिज्म, फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म, इट इज कॉल्ड व्हाट,
प्रोफेस। समझ में आया? ठीक है कि भाई आप अपनी जो रिलीजियस बिलीफ को पब्लिकली डिस्क्लोज कर सकते हो। यहां पे क्या है? प्रैक्टिस, मतलब जो कुछ भी उसका वर्शिप का मेथड है, ठीक है, प्रेयर हो, ठीक है, या कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करना हो, रिचुअल्स करना हो, यू हैव अ राइट ऑफ डूइंग दैट ऑल्सो। एंड द लास्ट वन, propagation, you can spread the information about your religion to others, but remember इसमें फोर्सफुल कन्वर्जन इंक्लूड नहीं होगा। क्या इंक्लूड होगा? फोर्सफुल कन्वर्जन। हाँ, बताओ लोगों को अबाउट योर ओन रिलीजन, गुड पॉइंट्स, ठीक है। हाँ, अगर वो उससे इंप्रेस होके अडॉप्ट करते हैं कोई नया रिलीजन, कोई इशू नहीं है। बट इफ यू आर ऑफरिंग देम मनी, ठीक है, या कोई चीजें इन रिटर्न ऑफ कन्वर्टिंग, सुना बहुत डिस्प्यूट्स बहुत बार आते हैं ये कि बहुत लोगों को कुछ ल्यूक्रेटिव चीज देके क्या करा रहे हैं वहां पे? कन्वर्जन। वो अलाउड नहीं है। किसके अंडर? प्रोपगेशन के अंदर, ठीक है। सो फर्स्ट यू राइट टू कंसाइंस कि आपको अपना पर्सनल बिलीफ क्या रखना है, इट इज योर चॉइस, ठीक है। नंबर 2, प्रोफेस मतलब डिस्क्लोज करना। आई हैव अ राइट कि भाई जो भी फॉलो करता हूं मैं चीज, उसको मैं बिना डरे बाहर डिस्क्लोज कर सकता हूं। थर्ड, प्रैक्टिस, वॉट एवर आई फॉलो उसके रिगार्डिंग जो भी रिचुअल्स हैं, ठीक है, या जो भी प्रैक्टिसेस है, आई कैन डू इट एंड अल्टीमेटली मैं अपना जो रिलीजन है उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसको भी स्प्रेड कर सकता हूं। हाँ, लेकिन कोई मालाफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए। मतलब आप अपनी तारीफ कर रहे हो, किसी की बुराई कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। आपकी इन चीजों से किसी और को कोई हर्ट हो, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये तो जो आपका था पूरा आर्टिकल 25, इट टॉक्स अबाउट कि जो हर एक इंडिविजुअल है, ठीक है, ये उनके राइट्स की बात करता है, ठीक है भाई। वॉट एवर रिलीजन और उसके अंदर क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, यू कैन फॉलो इट, बट रिमेंबर यहां पर भी क्या होंगे? कुछ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन क्या होगा भाई? यू नीड टू फॉलो व्हाट? पब्लिक ऑर्डर, ठीक है भाई। जब भी हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, अगेन इन अ लिमिट एंड विद द पुलिस परमिशन, ठीक है। दूसरा कि भाई ये जो भी चीजें हैं, इट शुड नॉट गोज अगेंस्ट अदर फंडामेंटल राइट्स एंड स्पेशली आर्टिकल 14, ठीक है। एक टर्म जो सुना होगा बहुत बार, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, सुना है? ठीक है भाई। सो क्यों प्रोहिबिट किया गया भाई? लोगों ने क्या बोला कि यार वो हमारा रिलीजन, लाइक उसका जो प्रैक्टिस है वो करना क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इंटरवीन क्यों कर रही है? गवर्नमेंट हैव अ राइट टू इंटरवीन। क्यों? ये 25 के जो एक्सेप्शन है उसमें लिखा हुआ है एनीथिंग विच गोज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, इट कैन बी कंट्रोल्ड, और वो आपका फ्रीडम नहीं होगा, ठीक है। बहुत सुना होगा कि कुछ जगहों पे इवन वी हैव सीन इंसानों की दी गई बलि ऑन द नेम ऑफ द रिलीजन, स्पेशली इन बंगाल एंड इन एरियाज ऑफ राजस्थान। यहां ये प्रैक्टिस था, ह्यूमन सैक्रिफाइस, राइट। बट क्या एज पर आर्टिकल 21 जस्टिफाइड है? वो द राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो क्या कर दिया गया उसको भाई? इट वॉज गोइंग अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, प्रोहिबिटेड। क्लियर हुआ? ठीक है। आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। फॉर एग्जाम्पल कोई भी टेम्पल है, मॉस्क है, चर्च है, ठीक है। तो अगर कोई भी रिलीजियस ग्रुप है, उसके पास अगर कोई प्रॉपर्टीज है, ठीक है, या उसके जो डे टू डे अफेयर है, उसको वो चीजों को ऑपरेट करने का राइट्स खुद से है, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी। फ्रीडम टू पे टैक्सेस, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया में कोई भी टैक्स किसको पे करो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। एंड लेट्स से गवर्नमेंट यूजिंग दैट मनी ओनली फॉर हिंदूज, जो आपका उनका प्लेसेस है या फेस्टिवल्स है उनके ऊपर, ये भी अलाउड नहीं है। हाँ, अगर गवर्नमेंट
टैक्स का पैसा ले रही है, पहली बात तो इट इज रेस्ट्रिक्टेड कि आप किसी एक पर्टिकुलर जो रिलीजन है उसके ऊपर स्पेंड नहीं करोगे, ठीक है। दूसरा, स्पेंड करना भी है, देन स्पेंड ऑन एवरी रिलीजन इक्वली। समझ में आ रहा है? बिकॉज फॉर इंडियन गवर्नमेंट ऑल द रिलीजन्स आर सेम एंड इक्वल, ठीक है। और हां, एक टर्म सुना होगा, जजिया टैक्स, ठीक है। बिकॉज वी हैड ए हिस्ट्री जहां पे, ठीक है, कि स्पेसिफिक जो रिलीजन के लोगों से टैक्सेस चार्ज किए गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए भाई हमने क्या बोला कि नहीं। और एक और कंसर्न ये था, एज इंडिया क्या था, एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री, तो थी पॉसिबिलिटीज गवर्नमेंट में बिकम बायस्ड, ठीक है, कि जो भी टैक्स का पैसा आ रहा है कहां खर्च करे, सिर्फ और सिर्फ, राइट। तो क्या बोला है, पहली बात तो आप गवर्नमेंट किसी भी रिलीजियस पर्पस के टैक्स इंपोज नहीं करोगे। दूसरा, जो टैक्स का पैसा है किसी भी एक रिलीजन के ऊपर स्पेंड नहीं करोगे, करना है सब पे करो। हां, गवर्नमेंट एक चीज कर सकती है, गवर्नमेंट कैन चार्ज व्हाट, फीस, ठीक है। तो इवन हम बहुत बार जाते हैं शिरडी वगैरह, तो वहां पे वो पास निकलवाना पड़ता है वहां पे टू एंटर प्रॉपरली, ठीक है। तो कुछ उसके लिए पे करना पड़ता है आपको, ठीक है। अब तुम बोलो सर ये तो क्या था मेरा 27 का वायलेशन, उसमें क्या लिखा हुआ है, मुझे कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा ऑन नेम ऑफ रिलीजन। रिमेंबर, ये टैक्स है क्या, ये क्या है, फीस। अरे फीस क्या है, जस्ट टू मेक श्योर कि वहां प्रॉपर क्या बनी रही, फैसिलिटीज बनी रहे, ठीक है। और रिमेंबर भाई, गवर्नमेंट भी तो प्रोवाइड करती है ना अपने सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस होती है वहां पे। इफ यू गो टू JNK, अमरनाथ एंड वैष्णो देवी, तो CISF है, CRPF है। तो यस, वहां सिर्फ क्या चार्ज होगा, फीस, ठीक है। एंड एट द एंड, फ्रीडम टू अटेंड व्हाट, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप एट स्कूल्स, ठीक है। अब भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या कहें तो हमारा इंडिया जो है, इसका क्या नेचर है, सेक्युलर है हम, मीन्स व्हाट, ठीक है। और ऑफिशियल हेड कोई भी नहीं होगा। दूसरा कि भाई इंडियन गवर्नमेंट विल सी एवरी रिलीजन फ्रॉम द इक्वल आइज, ठीक है। अब हमारा ये अफेयर है, लेट्स से अगर कोई भी एक गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है। अब इस गवर्नमेंट स्कूल में भाई सीधी सी बात है, अलग अलग डिफरेंट जो आपके लोग हैं आएंगे फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, ठीक है। अगर वहां पे कोई भी आप एक स्पेसिफिक प्रेयर करवा दो हिंदूज के या कुछ भी, प्रॉब्लम क्या होगा, जो वहां पे अदर कम्युनिटी के लोग होंगे उनके अगेंस्ट जाएगा ना बात। ये पूरा क्या बोला, दो स्कूल्स जिसको स्टैब्लिश किसने किया है, गवर्नमेंट ने, ऑपरेट कौन कर रहा है, गवर्नमेंट, वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस विल बी नॉट अलाउड, अलाउड होगा ही नहीं इन एनी केस। नहीं, जो अपने स्कूल्स होते हैं BMC वाले स्कूल्स जो होते हैं, जो स्कूल्स होते हैं जिला परिषद के, बिकॉज दे आर डायरेक्टली व्हाट, गवर्नमेंट स्कूल्स। एक होता है गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, गवर्नमेंट एडेड, जिसको बनाता कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन एंड फंड कौन देता है उसको, गवर्नमेंट, उनका अलग केस होने वाला है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ प्योरली गवर्नमेंट स्कूल्स की। यहां पे तो नॉट अलाउड इन एनी कंडीशन, ठीक है। सेकेंड पे कौन से आती हैं, वो आपकी स्कूल्स जिसको किसने बनाया है, किसी ट्रस्ट ने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक सुना होगा नाम, आर्य समाज, सुना है नाम, स्वामी दयानंद, ठीक है। आर्य समाज, आर्य समाज के बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेज बाय दिस नेम, DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक, ठीक है। मतलब भाई ये स्कूल्स बनाया किसने है, ट्रस्ट ने, जिसका अपना क्या है, एक रिलीजियस ओरिएंटेशन है, ठीक है। बट लेट्स से दे आर गेटिंग अ फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, रिमेंबर इस स्कूल में अलाउड है, इसमें अलाउड होगा क्या, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्यों, किसने बनाया था स्कूल को, एक रिलीजियस ट्रस्ट ने बनाया होगा, इसलिए वहां पे अलाउड रहेगा, ठीक है। लेट्स से कोई एक ऐसा अलग से ऑर्गेनाइजेशन है विच इज नॉन रिलीजियस इन नेचर, मतलब लेट्स से एक फॉर्म हुआ इन महाराष्ट्र, एक और, इसका मेन पर्पस क्या है, जस्ट टू स्प्रेड एजुकेशन, स्कूल्स बनाना है। कोई भी उनका ये था क्या ओरिएंटेशन अबाउट धर्म, नहीं,
दे हैव सिंपली जस्ट टू स्प्रेड एजुकेशन। तो वो सिंपली क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन। और उनके स्कूल को फंडिंग कहां से मिल रही है, गवर्नमेंट से। नाउ इन स्कूल्स में ऐसा होता है ना कि इट इज अ चॉइस ऑफ स्टूडेंट कि उस स्कूल में जो भी चल रहा है क्या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वो चाहे तो अटेंड करे या फिर ना करे। ठीक है, अभी बच्चे क्या है, ये 18 लेस मतलब माइनर है, तो वहां पे कौन लेगा उनके रिगार्डिंग डिसीजन, उनके पेरेंट्स। समझ में आया। देखो हर कैटेगरी ऑफ स्कूल के लिए अलग अलग नॉर्म्स हैं। इफ प्योरली गवर्नमेंट स्कूल स्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट, फंडेड बाय गवर्नमेंट, वही ऑपरेट कर रही है, वहां तो अलाउड है ही नहीं। कौन स्टैब्लिश किया हो, कोई रिलीजियस ट्रस्ट, ठीक है, फंडिंग कहां से आ रही हो, गवर्नमेंट से, यहां अलाउड है एंड दे कैन मेक इट कंपल्सरी ऑल्सो। बट अगर कोई नॉर्मल आपका ऑर्गेनाइजेशन है एंड स्कूल को फंडिंग कहां से मिल रही है, गवर्नमेंट से, तो वहां पे वो क्या होगा, कंसेंट पे डिपेंड करेगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर उनके पेरेंट्स चाहें अलाउ करें देन ओनली दे कैन पार्टिसिपेट इनटू इट। समझ में आया। अब कोई स्कूल ऐसा है, ठीक है, मतलब जिसका गवर्नमेंट से कोई लिंक नहीं है, मतलब इट इज स्टैब्लिश्ड बाय ट्रस्ट और उसको ऑपरेट भी कौन कर रहा है, ट्रस्ट ओनली, हाँ, तो यहां पर भी क्या होगा, अलाउड होगा। समझ में आ रहा है। तो ये 4 कंडीशंस होते हैं स्कूल्स के कि उन स्कूल्स में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे या फिर नहीं दिए जाएंगे। क्लियर हुआ। ठीक है, प्योर गवर्नमेंट स्कूल बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ट्रस्ट ने बनाया है बट गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है, फंडिंग दे रही है, अलाउड होगा बिकॉज पर्पस था ना उसका एक। ठीक है, कोई नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है नॉन रिलीजियस, ठीक है, लाइक पोदार ट्रस्ट जो है आपका, मैनी ऑफ देयर स्कूल लाइक जो हिंदी मीडियम मराठी मीडियम वो क्या है, गवर्नमेंट एडेड है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स, अगर वो अलाउ करे देन ओनली चिल्ड्रंस कैन पार्टिसिपेट। एंड द फोर्थ वन एकदम इजीएस्ट केस है, कोई रोल है नहीं गवर्नमेंट का यहां पे, तो यहां डेफिनेटली अलाउड होगा जहां पे पैसा गवर्नमेंट नहीं मिलता है। ठीक है, और उसमें कुछ ऐसे होते हैं, कुछ स्कूल्स पार्शली होते हैं एडेड और पार्शली क्या होते हैं, अनएडेड। गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भाई आपके यहाँ पे 50 बच्चों को हम क्या करेंगे स्पॉन्सर उनकी फीस इन द कॉलेजेस। 50 सीट क्या होंगी एडेड, तो 200 सीट्स क्या होती हैं सेल्फ फाइनेंस वाली, इट इज कॉल्ड अनएडेड। समझ में आया। अब वो पूरा स्कूल ही क्या है, अनएडेड, तो वो इसके अंदर आ जाएगा, पूरा स्कूल क्या हो, वो अनएडेड, मतलब गवर्नमेंट का 1 रुपया नहीं आता वहां पे, तो डेफिनेटली दे विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, तो जहां जहां गवर्नमेंट होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ वहां नॉर्म्स होंगे एक्सेप्ट फॉर दिस, इसको छोड़ के। समझा। ठीक है, तो ये था हमारा टिल आर्टिकल 28। कुछ भी डाउट यहां तक, यस और नो, पक्का, फिर याद रहेगा नहीं अगली बार तो बोलो डाउट आ गया सर। ठीक है, तो मेक श्योर, ठीक है, अगेन एंड अगेन टू रिवाइज। ठीक है, बिना रिवीजन के वॉट एवर यू आर डूइंग, वॉट एवर यू आर रीडिंग राइट नाउ, पॉसिबली इन द क्लास यू मे अंडरस्टैंड एवरीथिंग, लेकिन भाई आपको ये रिटेन करना है ना पूरा 1 साल तक। ठीक है, जब तक ये रिटेन नहीं होगा एग्जाम में रिकॉल कर पाओगे नहीं। आप क्लास अटेंड क्यों कर रहे हो, सो दैट यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन। एग्जाम ही क्रैक नहीं हुआ तो यहां बैठने का पर्पस पूरा होगा क्या, नहीं। और पर्पस पूरा करना है, क्या करना पड़ेगा, पहले उसको रिवाइज। ठीक है, रिमेंबर इन द एग्जाम, लाइक कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, सीजीएल हो, यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, यू मस्ट हैव नोटिस, ये मूवी भी आई थी 12th फेल। ठीक है, इंडिकेशन क्या था मूवी का कि अगर इफ यू आर अ स्कूल टॉपर, कॉलेज टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, दैट डज नॉट गारंटी योर सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन। कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी की रेलवे की एग्जाम भी हो, ठीक है, क्यों, ये एग्जाम वो है ही नहीं, दे आर नॉट सर्चिंग फॉर टॉपर, दे आर सर्चिंग किसको याद है भाई, और याद कैसे होगा, रिवाइज करके। बिकॉज देखो स्कूल में, कॉलेज में क्या होता है, यू हैव डिफाइंड सिलेबस, चैप्टर्स डिफाइंड है और सवाल उसमें से ही आना है। बट इन जीएस और जीके
डिफाइंड है कुछ नहीं। दूसरा, क्या वो बस एक या दो बुक होने वाली है क्या? यू हैव मल्टीपल सब्जेक्ट्स इन वन गो एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये चीज करो। ठीक है, इवन दोज हु हैव स्कोर्ड 45% 10वीं 12वीं में, दे गॉट द पोस्ट। बस एक काम क्या किया अच्छे से, रिवाइज। ठीक है, रिवाइज करो। उसके बाद जो एक चीज आती है क्या, प्रैक्टिस टेस्ट के थ्रू, मॉक टेस्ट के थ्रू, वो नेक्स्ट लेवल है। ये दो चीज किया देन ओनली योर रिजल्ट विल कम। ये दो चीज नहीं किया तो आप कहीं से पढ़ लो, कितने बड़े भी आप टॉपर हो, डज नॉट मैटर। बट अगर ठीक है यू हैव योर मीडियम स्टूडेंट, मतलब ठीक है बहुत टॉपर भी नहीं थे, चलेगा, ये दो चीज किया, अल्टीमेटली टॉप कहां करना है, एग्जाम के अंदर। इन्होंने स्कूल टॉप किया, कॉलेज टॉप किया, कुछ कर लिया क्या आखिरकार? कुछ नहीं किया। ठीक है, अल्टीमेटली एम क्या होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना, और इसके लिए एक ही पॉसिबल रूट है, रिविजन। लाइक पीपल ऑलवेज से इट इज योर एफर्ट विच मैटर्स एट द एंड। और उसमें क्या मैटर करता है, सबसे पहली चीज, कुछ आपसे बहुत बड़ा डिमांड नहीं कर रहा है कोई, डिमांड एक ही है, जो पढ़ा है घर पे जाओ, क्या करो उसको रिवाइज। ठीक है, एंड जो चैप्टर आज किया है उसको एटलीस्ट आज के दिन जाते तुरंत रिवाइज करना है। हाँ डेफिनेटली तुम सब में कुछ लोग जॉब करते होंगे, स्कूल होगा, कॉलेज होगा, वट एवर इट इज। ठीक है भाई, वहां भी टाइम कंस्टेंट है, एंड अगेन वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद इट। लेकिन एटलीस्ट ये वाला जो फर्स्ट रिविजन है, जिस दिन क्लास हुई उस दिन शाम को, इसको मिस कभी नहीं करना, कभी नहीं, कितना भी शेड्यूल बिजीएस्ट हो जाए। ठीक है, एटलीस्ट ये फर्स्ट रिवीजन जो है ना, ये बहुत मैटर करने वाला है। पॉसिबल तुम आज जाओ, सर कल पढ़ूंगा विद अ फ्रेश माइंड, सुबह उठ के, प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसी दिन रिवीजन ऑन अ सेम डे सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया है। डेफिनेटली जितना उसके बाद और रिवाइज करोगे, वेल एंड गुड फॉर यू। ठीक है, लेकिन फर्स्ट रिवीजन शुड बी ऑन अ सेम डे, मेक श्योर इट। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो फिर